मजबूती के साथ सीमित दायरे में कारोबार करते हुए बाजार और 40,000 के अहम लेवल के नजदीक है बैंक निफ्टी, तो 17,600 के अहम लेवल के नजदीक निफ्टी। आखिरी 1.5 घंटा क्या कुछ एक्शन भरा रहेगा, कहाँ होगी मंथली एक्सपायरी और क्या करें अगली सीरीज की तैयारी, रहेगा इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। फाइनली आखिरी 1.5 घंटे इस सीरीज के बचे हैं। लग रहा है कि थोड़ा एक्शन बाजार आपको दिखा सकता है, स्पेशली फाइनली दीप, मैंने बड़े दिनों बाद ये बोला फाइनल ट्रेड में आपका स्वागत है। हाँ है ना। आमतौर पर मैं जब तक आप काफी कुछ काम निपटा लेते हैं फिर मैं पहुंचता हूँ। हेडलाइंस हो ही जाती। आज कोई खास वजह? आज मूड ठीक है एक्चुअली। बाजार का मूड अच्छा दिख रहा है, ग्रीन बड़े दिख दिनों रहा बाद ऐसा बैठ के बढ़िया शो करने का मन हो रहा है। भले तेजी ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि अनाप शनाप तेजी है, लेकिन कम से कम स्क्रीन देखकर रिलीफ हो रहा है। हाँ, थोड़ी मतलब जान लौटी है, वैसा वाला मामला है। ट्रेडर्स थोड़ा एक्टिव भी हो रहे हैं, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी आ रही हैं। तो चलिए एक्सपायरी बताएं सर, क्या है नजर आखिरी 1.5 घंटे के लिए? बड़ी बात है आखिरी 1.5 घंटे की बड़ी बात ये है कि खुले हम फ्लैट नीचे गए, नीचे के स्तरों से सुधर रहे हैं, सुधर कर ऊपर आए हैं, ऊपर आकर सीमित दायरे में कर रहे हैं कारोबार। 125 अंक रिकवर हुआ है। निफ्टी निचले स्तरों से 17,450 का लेवल बनाकर नीचे से रिकवर होता हुआ दिखा। वहीं बैंक निफ्टी भी निचले स्तरों से लगभग 500 अंक सुधर कर 40,100 के आसपास से दिन की ऊंचाइयों के करीब है। मजबूती आती दिख रही है एफएमसीजी और आईटी शेयरों से। मेटल इंडेक्स मजबूत है और सरकारी कंपनियों में तेजी बनती हुई दिख रही है। कमजोरी आज रियल एस्टेट शेयरों में है। फार्मा इंडेक्स भी हल्का फुल्का नीचे आपको नजर आएगा। मजबूती की एक बड़ी वजह अमेरिका से आती दिख रही है। 100 अंकों की तेजी के साथ डाउ फ्यूचर्स लगातार मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और नेस्डेक फ्यूचर्स भी कंधे से कंधा मिलाकर, दोनों देखिए आप साथ साथ में, डाउ और नेस्डेक फोटो फिनिश में दौड़ लगाते हुए आपको नजर आएंगे। दोनों के फ्यूचर्स स्क्रीन पे लाइए, 2 फ्यूचर्स एक साथ, बड़ा मजा आएगा आपको देखने में। डाउ फ्यूचर्स और नेस्डेक फ्यूचर्स की रेस आपके सामने आएगी। एग्जैक्ट है ना। फोटो फिनिश में कौन जीतेगा पता नहीं, कौन जीतेगा। वैसे विजेता तय है नाज़ाक फ्यूचर, परसेंटेज के हिसाब से परसेंटेज का बेनिफिट जाता है। हाँ बिल्कुल। हमारे बाजार भी दिखाई सर, थोड़ा रेस में हमें भी लेकर आइए, कुछ तो एक्शन हो। वैसे बैंक निफ्टी आज फिर भी ठीक कर रहे थे। जब मैं 12:30 का शो कर रहा था तो 39,800 के नीचे जाने का खतरा था, पर वहां से 300 पॉइंट की रिकवरी आ गई है और उसके जरिए निफ्टी भी थोड़ा बढ़ा है। तो बैंक निफ्टी ने पिछले 1-1.5 घंटे में थोड़ी लीडरशिप जरूर दिखाई है सर, कैसे देखें इसे? पहली चीज जो अच्छा हुआ है वो बताऊं। अच्छा ये हुआ कि 17,350 17,450 की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहां पर निफ्टी को रुकना चाहिए, एग्जैक्टली वहीं पर निफ्टी रुकता हुआ दिखा। आज का लो 17,455 का है दीप। दूसरी अच्छी चीज ये हुई कि सुबह के पहले 1.5 घंटे के जो लोज जो हैं, 1.5 घंटे के, उसको हमने नहीं तोड़ा और उसके बाद उन लोज की तरफ बढ़ने की कोशिश भी नहीं की। राइट। एक तो ये कि तोड़ना नहीं तोड़ना अलग बात है, लेकिन उसकी तरफ जाने की कोशिश भी नहीं की। तो ये 2 अच्छी चीजें हुई। अब खराब चीजें क्या है? खराब अगर आप देखना चाहें तो डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स सपोर्ट कर रहे हैं, आपके बाजार हल्के हैं, उसके बावजूद आप जितना बढ़ना चाहते शायद उतना नहीं बढ़ पा रहे। और उसकी वजह यही है दीप कि सुबह हम यही बात कर रहे थे कि पहला उछाल जो आएगा उसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही आएगी, क्योंकि फंसे हुए ट्रेडर्स जैसे ही भाव आता है, जैसे अपने लेवल के नजदीक आता है, वो लेवल कोई भी हो सकता है, वो लेवल यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर हो सकता है, निफ्टी में 100 हो सकता है, 200 पॉइंट हो सकता है। तो हर एक लेवल पे आपको सप्लाई पहली बार में मिलती है। एक बार जो वो कमजोर ट्रेडर्स की सप्लाई खत्म हुई, चलो जान छुट्टी लाखों पाए, उसके बाद जब वापस सेकंड चांस जब रिकवरी का बनता है वो ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा टिकाऊ होता है। सो पहला चांस एक बार लिया है, थोड़ा नीचे आए भी हम, अब वापस से कोशिश कर रहे हैं। सो आखिरी 1.5 घंटा दीप मुझे लगता है बेहद अहम होगा 2 लिहाज से। एक, आपको 17,600 को पार करके टिकना है और वो टिक जाते हैं तो आपका शॉर्ट कवरिंग पहला वहां से ट्रिगर होगा। जब तक 17,600 625, आज का ही 620 है, सो आप सेफर साइड पे 17,625 पकड़ लें। 17,625 जब तक पार नहीं करेंगे तब तक आप बड़ी शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद में रखिए। हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग आएगी, नीचे के लेवल पर आएगी, ऊपर के लेवल। शॉर्ट कवरिंग भी 2 तरीके से होती है। एक शॉर्ट कवरिंग नीचे के लेवल पर होती है जहां पर वो ट्रेडर्स जो मानते कि मेरा टारगेट यहाँ है, इस टारगेट तक आ गया, या तकनीकी तौर पर या वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और मुझे मेरी शॉर्ट यहाँ काट लेना है। उसके बाद कभी कभी होता है कि नीचे भी चला जाए, लेकिन वो सेटिस्फाइड है कि मेरा लेवल आ गया, मेरा टारगेट आ गया, मैं काटूंगा। दूसरी शॉर्ट कवरिंग जो होती है वो एग्रेसिव, फास्ट और डर वाली शॉर्ट कवरिंग होती है कि हमने शॉर्ट किया, पैसा बन रहा है या लॉस हो रहा है, व्हाटएवर, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर निकलकर बाजार अगर टिकने लगता है तो फिर शॉर्ट सेलर घबराता है। सो दूसरी वाली जो शॉर्ट कवरिंग होती है वो एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग होती है और वो बनेगी आपकी 17,625 के ऊपर स्पॉट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। ये बात होगी निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी।
बैंक निफ्टी में 40,000 मेक और ब्रेक लेवल है, आपको इसे होल्ड करके रखना है। वैसे 39,900 40,100 इस रेंज में ज़्यादा टाइम पास हो रहा है। निफ्टी में 40,000 के आसपास की रेंज मान लीजिए, 100-150 नीचे, 100-150 ऊपर। सो आज आपको याद होगा जो हमने क्लोजिंग का लेवल जो देखा था, उस हिसाब से अगर आप देखिए 40,000 के आसपास आप बंद हुए और ज़्यादातर वक्त आपने उसके आसपास बिताया है। अगर आप बचे हुए समय में 40,000 के ऊपर टिके रहते हैं, अगला आपका बड़ा टारगेट जो बनेगा दीप, वो पहला टारगेट 40,150 40,200 का है, जहां पर आप पहुंचे हैं आज। इसको पार करने के बाद 40,350 40,400 तक पहुंचेंगे वहाँ के लिए, और वो आपको क्लोजिंग चाहिए 40,350 की अगर मिल जाए तो। सो आई थिंक इस रिकवरी में अगर टिके रह गए, सपोर्ट डाउ से मिल रहा है, 40,350 का टारगेट बन सकता है। पहला टारगेट 40,150 40,200, दूसरा टारगेट 40,350 40,400 का। अब अच्छा सोचने के बावजूद खराब हो सकता है, हमेशा हो सकता है। और मंथली एक्सपायरी के दिन ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहिए। हो सकता है तो कितना, वो भी अब हमें पता होना चाहिए। खराब होकर 17,350 17,450 ये फाइनल सपोर्ट जोन है। ये वर्स्ट के सिनेरियो हो सकता है 39,425 39,500 वर्स्ट के सिनेरियो जो हो सकता है। अगर इन दोनों रेंज में मार्केट आज आता है अगले 1.5 घंटे में, तो आपको पक्के तौर पर वहाँ शॉर्ट काट के खरीदारी करनी चाहिए। क्योंकि कल आप जब नई सीरीज की शुरुआत करेंगे, आपकी कमजोर पोजीशंस कट चुकी होंगी, रोल ओवर्स नहीं हुए होंगे, राइट। और हल्के बाजार के साथ आप जब अगले सीरीज में जाएंगे तो फिर इस बात की संभावना पूरी, और अगर आपके डाउ फ्यूचर्स यही 100 पॉइंट ऊपर ही डाउ बंद हो गया, तब भी आप 50 पॉइंट ऊपर खुल जाएंगे निफ्टी पर। अच्छा, हाँ, क्योंकि आप हल्के होके जाएंगे। तो अगर आज बचे हुए 1.5 घंटे में आप लोअर लेवल पर बंद होते हैं, तो आपको खरीदारी करके डे लो पर अगर आज बंद होते हैं तो कल के लिए खरीदारी पक्का करनी चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ टेक्निकल लेवल्स। गॉट इट, ठीक है सर। ऑल राइट, तो ये है आपके लिए बाजार का पूरा मूड माहौल और नजरिया इस समय, और सारे लेवल्स भी बता दिए, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। तो अब आप एक्सपायरी के लिए तैयार हैं। आइए फिर आपको खबरें और ट्रिगर्स भी बता दें। कुशल और अरमान है तैयार। कुशल, एक्सपायरी की तो तैयारी है, और क्या ट्रिगर्स हैं बाजार के? देखिए, ट्रिगर्स में अभी हमने देखा इनके व्हील्स के नंबर्स आए हैं। केएसबी लिमिटेड और सनोफी इंडिया, इसके नंबर्स आने बाकी हैं। साथ ही यूएस का चौथी तिमाही का जीडीपी आंकड़ा, इसकी सेकंड रीडिंग भी आती हुई नजर आएगी। और कल के दिन में आपको ध्यान में रखना है कैश सेगमेंट से स्पाइस जेट, क्योंकि नतीजों के साथ साथ यहाँ पर पूंजी जुटाने पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। एक्स डिविडेंड काफ़ी सारे स्टॉक्स ट्रेड करेंगे, जिसमें अपोलो हॉस्पिटल्स, ओएनजीसी, पीएफसी, पीआई इंडस्ट्रीज समेत एनएमडीसी, सीएससी और पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन की यहाँ पर एक्स डेट है। साथ ही रशिया यूक्रेन वॉर का 1 साल पूरा हो जाएगा, उससे जुड़े हुए हम स्पेशल शोज भी लेकर आएंगे आपके लिए। साथ ही जापान, यहाँ पर जो नए इनकमिंग गवर्नर है काजुओ यूएडा, यहाँ पर जो है अपनी तरफ से कुछ बोलते हुए नजर आएंगे लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में। जापान का जो जनवरी महीने का सीपीआई आंकड़ा है वो भी आपके सामने आएगा, और फरवरी महीने का कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा यूएस का ये भी आपको आता हुआ दिखेगा। जहां तक सोमवार 27 फरवरी की बात है, नंबर्स के लिहाज से रेन इंडस्ट्रीज एफ&ओ स्पेस से अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। कैश सेगमेंट से फोसेको और साथ ही वेसुवियस इंडिया के नंबर्स पर आपको नजर रखनी है। डिविडेंड पर विचार करेगा मैरिको और साथ ही केप्री ग्लोबल कैपिटल, यहाँ पर इसके राइट्स इशू शुरुआत होते हुए दिखेंगे, जबकि पटेल इंजीनियरिंग का राइट्स इशू बंद हो जाएगा सोमवार को। और ग्लोबल इवेंट से फरवरी महीने का जो यूरोप का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है वो भी आपके सामने रखा जाएगा। तो इन ग्लोबल और लोकल फैक्टर्स पर आपको ध्यान रखना है। कई सारे ग्लोबल लोकल फैक्टर्स हैं, ध्यान रखना है। हमारी एक्सपायरी की भी तैयारी है। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं आज की खबरें कौन सी है? जी, कुछ ही खबरें हैं जिसमें अगर आप देखेंगे सबसे पहले शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इनके विनिवेश से जुड़ी एक बड़ी खबर आती हुई दिखी है, जिसमें एमसीए ने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डीमर्जर को मंजूरी दे दी है, जिसमें वो कोर और नॉन कोर, अगर आप असेट की बात करेंगे, उसके डीमर्जर को मंजूरी मिली है। और उसी के साथ साथ ये भी है कि जो नॉन कोर का जो अलग किया जाएगा उसे अलग से लिस्ट भी होगी। राइस स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि राउटर्स के हवाले से एक बार आती हुई दिखी है कि सरकार चावल एक्सपोर्ट पर जो प्रतिबंध है वो बढ़ा सकती है। जो पहले सितंबर 2022 में उन्होंने एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया था उसको वो और बढ़ा भी सकते हैं। कैपेसिटा इंफ्रा, यहाँ पर रेटिंग जो है वो BBB+ से घटाकर BB+ कर दी है, अगर आप देखेंगे इंडिया रेटिंग्स ने। और कुछ ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करेंगे जोमेटो की, जिसमें 95 लाख शेयर्स हैं, BEL जहाँ पे 17 लाख, और NMDC जहाँ पर 10 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है सारी की सारी खबरें जिन पर रहेगा भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार। आइए किया जाए स्वागत कुणाल जी का राकेश जी के साथ। सुमित जी सेपरेट आए, उनका स्वागत अलग से होगा, वो अगले साहब, और साथ ही हिमांशु जी भी बहुत बहुत स्वागत है आप सबका क्लोजिंग शो में। 3 लोग तो मुस्कुरा रहे हैं, ओके,
हिमांशु जी भी कोशिश कर रहे हैं, वागले साहब से हमें उम्मीद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आइए तो अब स्टॉक्स जो एक्शन में है उन पर किया जाए फोकस। ढेर सारे स्टॉक्स आज एक्शन दिखा रहे हैं और दोनों तरफ का एक्शन होता हुआ दिख रहा है। तो शुरुआत गेल से ही की जाए। सुबह भी गेल से बंसल जी ने शुरुआत की थी, सुबह हमने फिर से गेल से शुरुआत की, अब फिर से गेल से शुरुआत करेंगे। बंसल जी पहले तो बधाई स्वीकार कर लें, 99 रुपये का टारगेट हासिल हुआ। बताएं सर, अब प्रॉफिट बुक कर लिया जाए या ट्रेल करके कल के लिए तैयारी रखें और आगे ले जाने की? पहले तो अनिल जी हौसला अफजाई के लिए धन्यवाद। अनिल जी, गेल का असली क्रेडिट तो अनिल जी दीपांशु को जाता है। अनिल जी एक्चुअली हुआ क्या, आज सुबह अनिल जी 7:10 का टेलीफोनिक शो करा था मैंने, तो मुझे मालूम नहीं था कि दीप वो शो करते हैं। अनिल जी मैंने तो अपना पिक ऑफ द डे कुछ और निकाला हुआ था, सुबह दिए वो तो स्टॉक्स भी चल रहे हैं। अब सुबह सुबह जब मैंने दीप को देखा 7:10 पर, एक तो अनिल जी दीप को सुना जैसे टेलीफोन पे, मैंने तो अनिल जी मेरे में एनर्जी आ गई कि भैया ये तो अभी पहला सौदा भी सुबह सुबह 8:30 बजे भी मिलेंगे, अभी ये भी शो कर रहे हैं, तो एनर्जी आ गई। उसके बाद मेरे को काम भी करना पड़ा कि भाई ये 2 स्टॉक मैंने यहाँ दे दिए, अब इनमें से मगर 8:30 बजे पिक ऑफ द डे निकालूंगा तो अनिल जी को तो पेपर में लिख के दे देंगे और अलग से खिंचाई होगी। तो अनिल जी सुबह एक्स्ट्रा काम करना पड़ा मुझे दीप की वजह से। तो गेल का क्रेडिट अनिल जी दीप को जाता है। और इंट्राडे के लिए अनिल जी किसी ने लिया है तो प्रॉफिट बुक कर ले, एल्स किसी का हाजमा है तो 130 135 के लिए एटलीस्ट होल्ड करना चाहिए। ये चीज जो आपने जो सारी समझाई ना, हमें बताइए ना बंसल जी, अभी ये जो एंकर बनने का ख्वाब रखते हैं ना उनको समझाओ कि एंकर्स का काम बहुत पहले से सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता है, 5:30 बजे से शुरू हो जाता है। एनालिस्ट का क्या है, देखो आए शो किए चले गए, वापस मन हुआ आए किए चले गए, कभी मन नहीं हुआ तो आज मैं नहीं कर रहा हूँ, आज मैं बिजी हूँ, आज मेरी मीटिंग है, आज मुझे बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना है, आज वाइफ को शॉपिंग करनी, कुछ भी बहाना है और हम क्या कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हमारे पास ये सारे ऑप्शन है नहीं। फिर दीप के पास तो वैसे भी नहीं है, लेकिन मेरे पास होते हुए भी मैं यूज नहीं कर पाता। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं तो बंसल जी को राय दे रहा हूँ। अनिल जी, बंसल जी जो स्पर्धा कर रहे हैं अपने समकालीन लोगों के साथ करें। अनिल जी दीप के साथ उनका मैरिटल स्टेटस भी मैच नहीं करता है, तो इसलिए अनिल जी दीप के साथ कंपटीशन ठीक नहीं है। नहीं ठीक बात है। तो चलिए, ये है आपके लिए राय गेल पर, बहुत ही बेहतरीन कॉल, आपको इसके लिए बधाई के पात्र। गेल 2 बार आया था ना, एक और भी किसी की रिकमेंडेशन लिस्ट में आया था, आज 2 जगह लिस्ट में आया था, दिखा था। तो अगर मैं किसी का नाम मिस कर रहा हूँ तो वो भी देख लें। आइए, एक स्टॉक और जो बड़े दिनों बाद पीछे से निकलकर आज मजबूत होने की कोशिश कर रहा है। हिमांशु जी, इंडियन होटल्स पर नजर डालिए, 2% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कुछ छोटा मोटा रिवर्सल है या बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है? गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीप। अनिल जी देखिए, चार्ट्स अच्छी बात यह है कि चार्ट्स पे कोई ऐसा डिस्टॉर्शन नहीं है किसी तरह का कि कोई घबराने की बात हो जिनके पास एग्जिस्टिंग यहाँ पर पोजीशंस है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म का सेटअप देखता हूँ तो कोई खास ऐसा सेटअप नहीं है कि यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ या कोई मोमेंटम में तेजी बनते हुए नजर आ रही हो या कोई इस तरह का पैटर्न डेवलप हो रहा हो कि यहाँ पर फ्रेश तेजी की पोजीशन फिलहाल बनाई जाए। तो मुझे लगता है कि बाजार में रिकवरी के साथ, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है, अपनी स्ट्रेंथ काफी लगातार दिखाता है, तो जैसे ही बाजार में थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिली तो इसमें भी खरीदारी देखने को मिली है। जहां तक लेवल्स का सवाल है अनिल जी, मुझे लगता है कि यहाँ पर 312-315 रुपए तक की अपसाइड बनते हुए नजर आ सकती है। तो ऑफ कोर्स जिनके पास लंबी अवधि के लिए निवेश है बिल्कुल बने रहे यहाँ पर, और शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिए 312-315 तक अगर जाता है तो मुनाफा वसूल किया जा सकता है। तो ये है आपके लिए राय हिमांशु जी की तरफ से इंडियन होटल्स, जहां पर आपको अच्छी मूव बनती हुई दिख रही है। आई लेटर के स्टॉक्स के लिए आज बढ़िया दिन है। इंडियन होटल्स देखिए, इंडस टावर फिलहाल वायदा कारोबार का टॉप गेनर है, 3.5% ऊपर। इंडिया मार्ट और इंटर ग्लोब यहां पर भी आपको 0.25-2% की मूव आ रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी मूव कर रहा है, बट एक आई लेटर का स्टॉक जिसने आज नया लाइफ हाई बनाया है वो है आपके लिए आईटीसी। जबरदस्त मोमेंटम में आज फिर से है, 390 के ऊपर भी गया था। आज सुबह सेठी साहब की तरफ से बात भी हो रही थी, रेकमेंड भी उन्होंने किया था और अच्छी मूव आई है। वैसे तो हमारे पैनल के सभी एक्सपर्ट्स ने इस काउंटर को ट्रैक भी किया है, रेकमेंड भी किया है। सुमित जी, जरा फ्रेश लेवल्स हैं और क्या मार्च सीरीज में अब 400 और उसके ऊपर भी जाने की तैयारी में है? बिल्कुल हाँ दीपांशु, स्टॉक के अंदर मजबूती है। स्टॉक तेजी दिखाने के बाद थोड़ा सा साइडवेज चलता है और फिर वापस से ऊपर का मूव दिखाने का शुरुआत करता है। तो आईटीसी के अंदर अभी 390 का लेवल टूटने के बाद 400 रुपए तक के लेवल तो जल्दी ही देखने को मिलेंगे और 400 का लेवल क्रॉस करने पे 450 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में आईटीसी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक ने पिछले जो गिरावट दिखाई वो 370 रुपए के आसपास तक का लो बना है,
तो 370 से 390 ये इमीडिएट जो ऊपर के 20 रुपए की रेंज है, ये 390 से 20 रुपए ऊपर एक्सटेंड होने चाहिए। तो 400 से 410 के टारगेट इमीडिएट शॉर्ट टर्म के होंगे आईटीसी में, और कोई भी डिप आता है तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। तो आईटीसी पर रखिए नजर, कोई भी अगर डिप आता है तो इसमें आप खरीदारी भी करके चल सकते हैं। स्टॉक में जबरदस्त मोमेंटम आ रहा है, आई लेटर के स्टॉक्स के लिए वैसे अच्छा दिन बन रहा है। चुनिंदा केमिकल काउंटर्स पर भी रखिए नजर। टाटा केमिकल सुबह से बजिंग है, दीपक नाइट्राइट को भी एक बार पुल अप करिए, इसमें भी अभी अभी एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है, तो निचले स्तरों से इसमें एक अच्छी खरीदारी बनी है, स्टॉक भी थोड़ा मोमेंटम में आ रहा है। वागले साहब जरा देखें, यहाँ पर कोई ट्रेड का मौका बन रहा है या फिर एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स आ रही है इस समय? दीपांशु, नहीं, मेरे चार्ट में कोई ऐसी कोई पैटर्न नहीं बन रही है जिसमें मतलब नीचे से बाउंस हुआ है, पैटर्न कोई खास नहीं है। मुझे लगता है ऊपर में वापस जाके अटक जाएगा। टाटा केमिकल्स 1000 क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल है। 950 955 के नीचे ट्रेड होगा तो फिर 900 तक की डाउन साइड देख रहा हूँ। तो फिलहाल एक 20-25 रुपए के साइडवेज जोन में है, अवॉइड ही करें। ओके, तो ये है आपके लिए दीपक नाइट्राइट, फिलहाल करें अवॉइड। आइए चलते हैं आगे और आपके लिए लेकर आते हैं एक बहुत ही बेहतरीन खबर, और ये खबर है आपके लिए बड़ी काम की जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। शेयर मार्केट से जुड़े गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को डेटा देने के नियमों पर विचार किया जा रहा है, इन्हें सख्त बनाने पर। सेबी की इस मामले में एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स के साथ बैठक हुई है। इस बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर पर हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, पहले तो ये समझाएं कि ये भाई ये जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है ये क्या है और इनको डेटा देने का मामला क्या है? बिल्कुल, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि जैसे हम बाकी रेसिंग गेम्स देखते हैं और दूसरे इस तरह के गेम्स देखते हैं, इनोवेटिव गेम्स, तो उस तरह के कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो मार्केट के रियल टाइम डेटा पर ऐसे गेम्स उन्होंने तैयार किए हैं। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के अपने गेम हैं, गेमिंग प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन वो गेम उन्होंने ऐसे बनाए हैं कि वो अवेयरनेस के लिए रहे, लोगों की, लोग समझें कि मार्केट में कैसे काम होता है, उनको अगर ठीक लगे, समझ में आए उनकी बात, उसके आधार पर वो देखें अपना अनुभव, और उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है, सुरक्षित है, वो खेल सकते हैं और वो मुनाफा कमा रहे हैं, तो वो मार्केट की तरफ मुड़े। तो एक तो ये बेसिक पर्पस जो मार्केट की तैयारी कराने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल कहें कि वोलेटिलिटी, उतार चढ़ाव, वो देखें, जाने, समझें, स्थितियों को समझें। तो उस तरह के मकसद के लिए जो है ये रियल टाइम डेटा जो है बहुत सारे नहीं, कुछ ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म पे इस तरह की सुविधा थी। कुछ न्यूज़ पोर्टल्स की वेबसाइट पर भी ये सुविधा थी, लेकिन अब एक बड़ी चिंता ये हो रही है, जो एक्सचेंजेस के दिमाग में एक चिंता है कि क्या इस तरह के डेटा का इस्तेमाल क्या डब्बा ट्रेडिंग में तो नहीं किया जा सकता है। अच्छा, ये एक बड़ी चिंता जो है एक्सचेंजेस की ओर से रखी गई है कि ये अवेयरनेस के बदले डब्बा ट्रेडिंग में इस डेटा का, रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए इसके बारे में कुछ विचार होना चाहिए कि आखिर इसको कैसे दिया जाए। एक प्रस्ताव ये आया है कि जो डेटा दिया जाए वो T+1 पे दिया जाए, मतलब एक दिन पुराना डेटा दिया जाए, ताकि उस पर कहीं कोई डब्बा ट्रेडिंग या इस तरह के दुरुपयोग की आशंका जो है वो ना रहे। एक चर्चा ये भी है कि जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर इनको अपने दायरे में लाना है, क्या जिस तरह से ब्रोकर्स होते हैं या दूसरी जो इंटरमीडियरीज हैं मार्केट की, क्या उस तरह का लाइसेंस देकर इनको पूरी तरह से मान्यता दी जा सकती है। ये बातें चर्चा में हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता जो है वो डब्बा ट्रेडिंग की आशंका को दूर करने को लेकर है, और इसीलिए रियल टाइम डेटा को ना देने की बात जो है वो हो रही है। ये तो इंटरेस्टिंग है। अगर आप समझो गेमिंग बिजनेस में, गेमिंग में तो गेम करना होता है, आपको अंदाज लगाना होता है कि भाई सपोज कोई एक प्लेटफॉर्म पे जाकर आप अंदाज लगा रहे हैं कि मैंने सुबह TCS ले लिया, शाम को ये भाव हो जाएगा, तो मैं उस हिसाब से खरीदता हूँ। मैं फिर देखता हूँ अरे मैं तो खरीदा था, घट गया, तो वो लोगों को समझ में आता है कि स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी क्या होती है, उतार चढ़ाव गया। लेकिन अगर एक दिन लेट देंगे तो मुझे तो पता रहेगा ना कल काम बंद हुआ था, तो फिर तो दो मत। नहीं, बेसिक बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल। एक दिन लेट में तो मुझे रिजल्ट पता है, 3:30 बजे तो हम बहुत समझदार होते हैं ना, हमें सब पता होता है। लेकिन जो बिल्कुल, लेकिन जो डेली मार्केट डेटा नहीं ट्रैक करते हैं, सुबह शाम नहीं ट्रैक करते हैं, उनको अगर ये सिखाना है कि देखिए अगर आप ऐसे करते हैं ये होगा, अगर ये करेक्शन आया तो ये आपका इतना नुकसान हो सकता है, या बाकी डिफरेंट तरह के जो भी ट्रेडिंग के सिनेरियोज होते हैं, उनसे परिचय करवाना है, वाकिफ करवाना है। तो मकसद ये था, लेकिन जो दुरुपयोग की आशंका है, इस वजह से ये विचार किया जा रहा है। साथ ही एक बात और भी नोटिस की गई कि
ये जो मार्केट की गेमिंग से जुड़े प्लेटफॉर्म हैं, ये कई बार लोगों के इन्वेस्टमेंट बिहेवियर को बदल सकते हैं, क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म्स पर रिवॉर्ड भी दिए जा रहे थे। अच्छा। अगर रिवॉर्ड दिए जाते हैं या किसी तरह का कोई इंसेंटिव दिया जाता है कि आप इतना टारगेट अचीव कर लेंगे या इतनी आपकी कॉल्स सही हो जाएंगी, तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। वो कहीं ना कहीं एक गलत प्रवृत्ति की ओर ले जा सकता है लोगों को। इस वजह से भी इस जो रियल टाइम डेटा शेयर करने की बात है, इसको रोकने की कोशिश जो है वो की जा रही है। एक्सचेंजेस ने क्लियर कट कहा है कि हम किसी भी तरह का कोई रियल टाइम डेटा नहीं देते हैं गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को, हमारी तरफ से नहीं जाता, ये एक्सचेंजेस ने कहा। दूसरी बात ये है कि जो ब्रोकर्स हैं उनको भी एक तरह से कहा गया है कि आप भी अपने एंड पे इंश्योर करें कि ये डेटा नहीं शेयर हो रियल टाइम बेसिस पे। और ये बात भी हो रही है कि अगर रियल टाइम डेटा किसी भी तरह से किसी गेमिंग प्लेटफॉर्म पे साझा किया जाता है तो एक्सचेंजेस की अल्टीमेट लायबिलिटी रखी जाए क्या। अच्छा, ये भी जिम्मेदारी एक्सचेंज पे, इस तरह की बात हो रही है। तो ये कब तक आने वाली है, ये डिस्कशन जो चल रही है? बिल्कुल शुरुआती चर्चा है, लेकिन जिस तरह की चिंता जाहिर की गई है खासतौर पर डब्बा ट्रेडिंग को लेकर के, तो उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्दी इस पर काम होगा और अगले 5-6 महीने में हम कोई ठीक ठाक रूप से आकार लेता हुआ नियम देखेंगे। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए गेमिंग बिजनेस को लेकर कुछ बड़े डेवलपमेंट होने की बिजनेस नहीं, माफ कीजिएगा, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स यानी कि स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए गेमिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं उन पर नकेल कसने की तैयारी है आपके लिए सेबी की तरफ से, एक्सचेंजेस की तरफ से। देखते हैं क्या कुछ होता है आगे इसमें। धन्यवाद ब्रजेश, ये पूरी जानकारी देने के लिए। बिल्कुल, तो इंटरेस्टिंग खबर ब्रजेश लेकर आ रहे हैं, देखते हैं इस पर थोड़ा एक्शन भी आपको बनता है या नहीं। आइए एक दो और स्टॉक्स पर थोड़ी नज़र डाल लें। कुछ काउंटर्स पर शॉर्ट कवरिंग मूव है, जो मूव अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनती हुई दिख रही है। इंडिया मार्ट और इंटरग्लोब दोनों पर रखिए नज़र। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर भी आपको थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। डाबर में भी अच्छी खरीदारी इस समय हो रही है, ये स्टॉक भी थोड़ा मोमेंटम में आपको आते हुए दिख रहा है। सुमित जी, एक बार जरा डाबर देखेंगे, आई थिंक 2-3 दिन पहले आपके रेडार पर भी था ये काउंटर। बिल्कुल हाँ दीपांशु, डाबर के अंदर देखिए मोमेंटम बना है। डाबर मेरे को लग रहा है कि पिछले 7-8 दिनों के हाई आज ब्रेक कर रहा है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है और वॉल्यूम्स के साथ ये कैंडल फॉर्म हो रही है। तो आज का क्लोजिंग अगर 540 के ऊपर आ जाता है डाबर के अंदर, तो डाबर के अंदर ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। फिर ऊपर के टारगेट जो एक्सटेंड हो सकते हैं वो 550 रुपए से लेके 555 रुपए तक के लेवल मोमेंटम के तौर पे देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने पोजीशंस बनाई है डाबर में वो लोग होल्ड करें। कोई भी डीप अगर आता है नीचे में 535 तक तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। 530 का नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में 550, 555 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के टारगेट होंगे डाबर में। ये है आपके लिए डाबर, जहां पर आपको मूव दिख रही है, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव आ रही है कई सारे काउंटर्स में इस समय। बाजार भी अब पॉजिटिव टेरिटरी में होल्ड करते हुए आपको दिख रहे हैं। बट कैश स्टॉक्स पर भी रखिए नजर, कई सारे स्टॉक्स में आपको मूवमेंट दिख रहा है। सुप्रीम पेट्रो अभी एक स्पाइक है 3.5% का। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में भी एक मूव आपको आती हुई दिख रही है, बड़ी मूव उस पर आया, उछाल ये काउंटर दिखा रहा है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 8% ऊपर ये काउंटर इस समय ट्रेड कर रहा है और अच्छी खासी मूव इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको मिलती हुई दिख रही है, तो इसको भी अपने रेडार पर रखें। और एक और काउंटर कैश मार्केट से जो मूव कर रहा है फिनोलेक्स केबल्स, जरा हिमांशु जी से भी बात की जाए। हिमांशु जी, 7% ऊपर है फिनोलेक्स केबल्स। आज सुबह 10 की कमाई में आपने रेकमेंड किया था, तब 680 के आसपास, 685 के आसपास था। ऑफ कोर्स पोजिशनली 750 और 800 के टारगेट दिए, बट आज ही एक बड़ी मूव आ गई है कि किसी ने ट्रेड के लिए लिया है, तो अब क्या करना है, लेवल्स बताएं सर अगले। बिल्कुल दीप, एक्चुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट फॉर्मेशन था और उसका ब्रेकआउट आज ही आता हुआ नजर आ गया, जो कि मैं एंटीसिपेट कर रहा था कि शायद आने वाले कुछ दिनों में मूव देखने को मिले। तो अगर सुबह तेजी की पोजीशन बनाई है तो यहाँ पर पार्ट प्रॉफिट बुक किया जा सकता है अगर सिर्फ इंट्राडे का व्यू है, नहीं तो यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल करें, जो कि अब होना चाहिए 690 रुपए के आसपास का, और पोजीशन में बने रहें। मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक 750-780 रुपए तक का भी मूव बहुत जल्दी दिखाने का पोटेंशियल रखता है। यह है आपके लिए फिनोलेक्स केबल्स, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में ये काउंटर आपको बनते हुए दिख रहा है, अच्छी मूव भी इस पर आ रही है, देखते हैं यहाँ से और मूव देगा। आज सुबह 10 की कमाई में दी थी। शिपिंग कॉर्पोरेशन, ये भी एक और इंटरेस्टिंग काउंटर है और इसके विनिवेश को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग खबरें भी आ रही है। हमारी एक्सक्लूसिव थी कि प्रोग्रेस है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर रहा है। कुणाल जी, एक बार शिपिंग कॉर्पोरेशन देखें सर, आज 7% जो उछला है ये एक बड़ा मूव आया है दीपांशु। स्टॉक करेक्ट हुआ था, लगभग 145-46 से नीचे आया और फिर 115-16 के आसपास जहां एक बड़ा सपोर्ट था, वहीं से हम आज इसमें मूव आता हुआ देख रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि और इसमें ताकत है और ये स्टॉक बड़ी आसानी से वापस 135 140 के लेवल्स को रिक्लेम कर सकता है। एक बेस अब 115 पर बन चुका है, तो जिनके पास पोजीशन है अब रिवाइज स्टॉप लॉस 115 पर रखें और 135 140 स्टॉक जाना चाहिए, होल्ड करने की राय। ओके, तो ये है राय आपके लिए आती हुई शिपिंग कॉरपोरेशन पर। शरद जी, टाटा मोटर्स पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। आज जो खबरें आ रही कि इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार में कई सारे इन्वेस्टर्स हैं जो इंटरेस्टेड हो सकते हैं। थोड़ी खबरें हैं सुबह वो इनकी सीएनजी बसेस को लेकर भी थी जो मुंबई में रोकी गई 300 बसेस, लेकिन उसके बाद स्टॉक अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा है। नहीं, अपनी राय सर, 435 पर निवेश के लायक है या थोड़ा इंतजार करें? नहीं, हमें लगता है बिल्कुल निवेश के लायक है। हम अपने पीएमएस में भी ये स्टॉक होल्ड करते हैं और हम काफ़ी बुलिश हैं इसके प्रोस्पेक्ट पे, क्योंकि तीनों सिलेंडर्स लगभग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। चाहे वो जेएलआर से आने वाली जो नंबर्स आएंगे आने वाले समय में वो भी काफ़ी अच्छे रहने चाहिए। और आपका पैसेंजर व्हीकल्स में जो ट्रैक्शन आ रही है, फाइनली टाटा के पैसेंजर व्हीकल्स की एक्सेप्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ईवी में भी जो प्रेजेंस है वो भी काफ़ी स्ट्रांगली प्ले आउट कर रही है। और इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल्स में भी हमारा मानना है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहनी चाहिए अगले 3-4 साल। तो ये सारे सिलेंडर्स फायर करेंगे टाटा मोटर्स पे, और अर्निंग्स में अगले 2 साल में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। तो हमारे हिसाब से 600 रुपए तक के लक्ष्य के हिसाब से टाटा मोटर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक्वायर करना चाहिए। टाटा मोटर्स लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर आप रखिए नज़र। शरद जी की तरफ से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी उनके पीएमएस में और स्टॉक में भी मोमेंटम है। अब उनके ईवी कारोबार को लेकर भी खबरें चल रही हैं कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट आने की तैयारी में ये काउंटर है। देखते हैं मूव आती है कि नहीं। एक मूव आ रही है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, जरा इसको देखिए, 300 का लेवल अभी इसने टच किया। आई थिंक एक्सपायरी का डे है, तो कई सारे स्टॉक्स हैं जो आपको एक पॉप एक्सपायरी के रिलेटेड इस समय दिखा रहे हो। क्रॉम्पटन ग्रीव्स में आपको मूव भी अच्छी आती हुई दिख रही है। बंसल जी जरा देखें सर, अभी एक मूव आया क्रॉम्पटन ग्रीव्स के चार्ट में 300 के लेवल पर। जी दीपांशु, मूव आया है और इसमें देखें तो दीपांशु काफी दिनों से स्टॉक पिट रहा था। अभी देखें तो ना सिर्फ कल के हाइस के ऊपर निकला है, डे बिफोर यस्टरडे के हाइस के ऊपर भी निकला है, तो रिबाउंड हो सकता है दीपांशु। खरीदारी की राय नहीं है, बट जिन्होंने ऑलरेडी ले रखा है 296 का स्टॉप लॉस लगा लें और ऊपर में 303 304 का टारगेट रखें। 4 के टारगेट से यहाँ पर है। मूव दिख रही है कुछ काउंटर्स में, आज लग रहा है कि एक्सपायरी है, तो कुछ स्टॉक्स आपको थोड़ा मूव दिखाएंगे भी। इंडियन होटल्स देखिए 2.5% ऊपर है, बट आज सुबह डेल्टा कॉप थोड़ा कमजोर दिख रहा था। एक बार जरा डेल्टा का भी चार्ट पुल अप करते हैं। ये सीरीज काफी कमजोर रही है, अभी भी देखिए नीचे ही बना हुआ है, तो इस सीरीज में काफी वीकनेस हमने डेल्टा कॉप में बनती हुई देखी है। हिमांशु जी, अब अगले लेवल्स क्या निकलते हैं? ये एक्सपायरी तो काफी कमजोर रही है डेल्टा के लिए, अगली मूव क्या दिखती है सर इसके लिए? दीप देखिए, अभी फिलहाल अगर मैं लेवल देखता हूं तो लगभग इन्हीं लेवल से स्टॉक ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। 185 190 का एक बैंड है और हमने देखा कि कम से कम 4 से 5 ओकेजन पर स्टॉक ने यहाँ से एक टर्न अराउंड होता हुआ नजर आया था, एटलीस्ट फ्रॉम अ ट्रेडिंग परस्पेक्टिव। बट अगर गोइंग फॉरवर्ड ये जो रिकवरी है ये फिजल आउट होती है और स्टॉक इवेंचुअली वापस से 185 188 का लेवल तोड़ता है क्लोजिंग बेसिस पर आने वाले दिनों में, तो मुझे लगता है कि वन शुड नॉट बी सरप्राइज, स्टॉक 170 से 175 रुपए की भी सपोर्ट टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। 170 175 के भी लेवल्स इस पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। डेल्टा की परेशानी थोड़ी बड़ी हुई है। शरद जी, ट्रैक करते हैं सर आप डेल्टा कॉप? थोड़ी डाइवर्जेंट मूव्स आ रही हैं। आज इंडियन होटल्स देखिए स्पाइक कर रहा है, डेल्टा कॉप में आज को परेशानी बनी हुई है। देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू इनडायरेक्ट वैल्यूएशन वाला है कि बाकी जो लैंड बैंक वगैरह है उसको आप कैसे ट्रीट करते हैं, नहीं करते हैं। और प्योरली जो गेमिंग वाला बिजनेस है वो ग्रेजुअली तो इम्प्रूवमेंट उसमें आनी चाहिए, और ये बेसिकली रिस्क ऑन रिस्क ऑफ वाली स्ट्रैटेजी है। जैसे जैसे मुझे लगता है रिस्क ऑन वापस आता है, डेल्टा को वापस प्रीमियम वैल्यूएशंस मिलेंगी। ये प्राइस में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई रिस्क है इन्वेस्ट करने में। और लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे रिस्क ऑन वापस आता है, तो अगर आपका 6 महीने 7 महीने का होराइजन है तो आप इसको एक्यूमुलेट करके चलिए। मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया री रेटिंग स्टॉक में उस पीरियड में आ सकती है। तो ये है आपके लिए डेल्टा कॉप पर आए। लेकिन होटल्स की बात निकली और होटल्स में एक्शन भरपूर है। होटल्स की बुकिंग में दिख रही है जबरदस्त ग्रोथ। कहाँ हो रही है, कितनी हो रही है, क्यों हो रही है, ये सारी डिटेल्स लेकर वरुण हमारे साथ हैं इस वक्त। वरुण, बताइए क्या हो रहा है होटल्स में? तो अनिल जी, बुकिंग तो हम वैसे भी देख ही रहते हैं, जब से कोविड खत्म हुआ उसके बाद से लगातार बढ़ोतरी देखने मिलती है। और सबसे अच्छी बात यह है ना अनिल जी कि जो बुकिंग्स की ओवरऑल ट्रेंड है वो अभी भी सस्टेन कर रहा है। और अभी भी जो अगर आप देखेंगे होटल्स की बुकिंग जो है वो ऑलमोस्ट सब जगह फुली आपको देखने मिलेगी।
डोमेस्टिक लीजर जो है वो प्री कोविड लेवल पे पहुंचा है, इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने मिल रहा है। आप अगर होटल्स में जाएंगे तो ऑक्यूपेंसी रेट पिछले 5 महीनों में जो करीब 61% के आसपास थी वो अभी 70-80% के आसपास तक पहुंच चुकी है। जो एवरेज रूम रेट्स है उसमें अगर आप देखेंगे तो लगातार बढ़ोतरी देखने मिल रही है। इनफैक्ट रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 महीनों में करीब 40% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वहां पे देखने मिली है। 40% बढ़े अनिल जी, रूम के किराए में इतनी बढ़ा, जोरदार बढ़ोतरी अनिल जी। अब मैं अब आपको ऐसा एक्सपीरियंस ही बताता हूँ। मैंने एक मेरे दोस्त थे मित्र जिनको कहीं साउथ में जाना था घूमने के लिए कहीं, तो और उन्होंने एक ताज होटल की बुकिंग के लिए सोचा था कि वहां पे जाके मैं रूम बुक करूंगा, तो पर डे का उनका कुछ 25-30 हजार के आसपास आ रहा था। इतना ट्रैवल में बुकिंग, ये मैं आपको बता रहा हूँ ऑलमोस्ट दिवाली के टाइम की बात, उस टाइम पे इस तरह की बुकिंग थी। और उसके बाद अभी भी अगर आप देखोगे, किसी को भी पूछ लो, जो नॉर्मल होटल्स पहले आप बुक करते थे 3,000-4,000 में, आज वो 6-7 हजार के नीचे आपको मिलेंगे ही नहीं। ये हाल है। तो जो रूम रेट्स है वो तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 6 महीने में करीब 40% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली। और आपने देखा कि किस तरह से एयर ट्रैवल भी लगातार बढ़ते जा रहा है, तो उसका भी इंपैक्ट देखने मिल रहा है। इनफैक्ट रेवेन्यू पर रूम में आपको बताऊं तो जुलाई 2022 में 5,750 के आसपास था, एवरेज बता रहा हूं मैं आपको। दिसंबर 2022 में ये बढ़ के करीब 7,700 हो चुके हैं, यानी कि 6 महीने में करीब 2,000 के आसपास जो है ये ऑलरेडी बढ़ चुका है। इसके काफी सारे कारण हैं। एक तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लीजर ट्रैवल है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके अलावा काफी सारे इवेंट्स है जिसका इंपैक्ट आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। G20 समिट इंडिया में होने वाला है, उसके चलते आप देख रहे हैं हमेशा डेलीगेट्स आते रहते हैं और उसके चलते कहीं ना कहीं बुकिंग्स पूरी होती जा रही है। क्रिकेट का वर्ल्ड कप आ रहा है, IPL आ रहा है, तो ये सारे वो इवेंट्स है जिसके चलते अभी तो ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में भी जो रूम रेट्स है वो ऊपर ही रहने वाले हैं और होटल्स की डिमांड लगातार रहने वाली है। सरकार वैसे ही फोकस कर रही है 50 डेस्टिनेशंस को। इस बार बोला गया है कि हम डेवलप करेंगे, 50 हवाई अड्डे लाएंगे। एयर इंडिया का तो आपको पता ही है किस तरह से 470 प्लेन्स का ऑर्डर दिया। ये सब एक चीज़ पे दर्शाता है कि आगे जाके जो ट्रैवल है वो बढ़ता रहेगा और इसके चलते होटल्स की जो ओवरऑल डिमांड है वो अभी भी इंटैक्ट रहने वाली है। इसके लिए काफ़ी सारी कंपनियों ने अपना एक्सपांशन प्लान भी सामने रख दिया है। आप देखिए स्ट्रॉन्ग डिमांड के चलते जो इंडियन होटल्स है उन्होंने अपना एक्सपांशन प्लान सामने रखा है। 12 से 18 महीने में काफ़ी सारे नए होटल से खोलने वाले और 2025 तक लक्ष्य है कि 250 होटल जो अभी इनके पास है उसको बढ़ा के 300 करेंगे। EIH जो है 5 साल में होटल्स की संख्या 24 से बढ़ा के 44 करने वाला है। लेमन ट्री अगले 5 साल में कमरों की संख्या 8,300 से बढ़ा के 20,000 तक लेके जाने वाला है। और होटल इंडस्ट्री में एक बात है अनिल जी कि जब केपेक्स करते हैं ना तो केपेक्स को ऑन ग्राउंड आने को 3-4 साल लग जाता है। इतना टाइम लगता है? हाँ, इतना टाइम लगता है। अच्छा। तो वो सबसे बड़ा रीजन है, बनेगा, इंटीरियर में भी बड़ा टाइम लगता है। तो इसके लिए अभी आप देख रहे हैं कि कोविड, तब तो आप कोई कुछ कर ही नहीं पाया, कुछ बना ही नहीं पाया। अचानक डिमांड आई, अब सप्लाई उतनी की उतनी है, तो अब करोगे क्या? तो इसके लिए आपके रेट्स स्काई पे है। इसके लिए मेरे ख्याल से वो फॉर्मूला रखना चाहिए जो कुणाल जी वाला है। कुणाल जी ने ये डिसाइड कर रखा है हर एक शहर में अपने अच्छे दोस्त रखेंगे। अच्छा। ये सही है। तो मतलब और कोई तरीका नहीं है इतने महंगे होटल्स लेने के बजाय, बोले कि जिस शहर में या फिर उसी शहर में जाना है जहाँ अपने अच्छे दोस्त हो। ओके। दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगा दो या तो राइट। लेकिन वाकई में डिमांड गजब की स्ट्रॉन्ग है। गजब की है जी। जी कुणाल जी। अनिल जी दोस्त हो, लेकिन अनिल जी ऐसे दोस्त ना हो जो अक्सर ससुराल जाते रहते हो, जैसे हमारे जैन साहब हैं। वो दोस्त हो जो अपने शहर में मिले जब आप वहां पहुंचे। उन्होंने भी वही वाला फॉर्मूला लगाया जो आपने लगाया है। लेकिन आइए होटल इंडस्ट्रीज के इस बड़े एक्शन पर जरा एक बार फंडामेंटल राय शरद जी से भी ली जाए। शरद जी, क्या वाकई में मतलब इंडस्ट्री के लिए ये वाला साल कैलेंडर ईयर फिर से बेहद मजबूत रहने वाला है? जी बिल्कुल, अभी तक जैसे ऑक्यूपेंसी हमने देखी है और जो रूम रेंट में इजाफा हमने देखा है, और जैसा कि वरुण अभी बोल रहे थे कि नई कैपेसिटी आने में टाइम तो काफ़ी लगता है स्पेस में, खास करके जो प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे। जो बजट होटल्स वगैरह हैं वहाँ हो सकता है आप थोड़ा जल्दी डेवलप कर लें, बट प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ में ऑब्वियसली प्रॉपर्टी लेना और उसको अप टू द मार्क करने में 3 स्टार 5 स्टार जो फैसिलिटीज़ हैं उनको 1.5 से 2-2.5 साल आराम से लग ही जाता है। तो उस पीरियड तक की वो प्रॉब्लम रहेगी, वहाँ पे कोई कोलैप्स देखने नहीं मिलना चाहिए, और तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट रहेगी। बट ओनली पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये है कि ऑलरेडी जो रनअप आ गया है, मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर जो पॉजिटिव्स हैं वो उसको ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है। यहाँ से और ज़्यादा बढ़ने की गुंजाइश कितनी बचती है वो मैं डाउट कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है मैं थोड़ा टाइम वेट करके 2-3 क्वार्टर्स की इसमें और इम्प्रूवमेंट आ सकती है कि नहीं। करेंटली जो इम्प्रूवमेंट आया है वो लगभग मेरे हिसाब से प्राइस में फैक्टर्ड इन है।
आपके लिए राय होटल स्टॉक्स पर प्राइस में ये मूव फैक्टर्ड इन है, बट बढ़िया एक्शन आपको नॉनदलेस दिख रहा है इस समय आते हुए इस पूरी स्पेस में। बाय द वे इंडस टावर्स ये और स्पाइक कर रहा है। शो की शुरुआत में 3% ऊपर था, हमने हाईलाइट करा था, 5% ऊपर हो गया है। श्रीकांत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी स्वागत है सर, गुड आफ्टरनून। एक बार इंडस टावर्स देख लें, वैसे तो काफी पिटा हुआ काउंटर है। एक बार जब वो वोडाफोन की डेट टू इक्विटी की कन्वर्जन की खबर आई थी तब स्पाइक आया था, आज दूसरी बार जब हम इस पे स्पाइक देख रहे हैं, क्या चल रहा है सर? एक्सपायरी रिलेटेड मूव है, अगले लेवल्स क्या है? दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी आपको भी गुड आफ्टरनून। देखिए वैसे अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखते हैं तो एक ही बात समझ में आती है कि इसमें एक वर्टिकल सेल ऑफ हुआ था और उस वर्टिकल सेल ऑफ के बाद इसमें एक डेड कैट बाउंस बना है और ये जो लेवल से गिरे थे 180 के लेवल से ये स्टॉक गिरा था, तो उस लेवल्स को ये रीटेस्ट करने जा रहा है, ऐसे ही लग रहा है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि ये स्टॉक 172 के करीब जो ट्रेड कर रहा है वो शायद एक बार 180 के लेवल्स दिखा सकता है और उन लेवल्स के करीब मुझे लगता है कि इसमें से अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स हो तो उसको कम कर ले। शायद यस मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे भी देखा है कि एक्सपायरी के टाइम पे हम कुछ रोल ओवर्स के पीछे एक एक्टिविटी देखते हैं, लेकिन आज की इसकी जो मूवमेंट है वो अलॉन्ग विद वेरी गुड वॉल्यूम्स एंड एक स्विंग ब्रेकआउट है, तो मुझे लगता है ये अच्छा खासा टेक्निकल ब्रेकआउट है और 180 के लेवल्स दिखा सकता है। 180 के लेवल दिखा सकते हैं, तो एक टेक्निकल ब्रेकआउट जरूर आया है। इंडस टावर्स पर रखिए नजर, 5% ऊपर है, वायदा कारोबार का टॉप गेनर है आज एक्सपायरी के दिन। स्टॉक में मोमेंटम बन रहा है इस समय। इंटरग्लोब भी अब थोड़ा थोड़ा एक्शन पकड़ रहा है, जरा इस पर भी आप रखिए नजर। पॉलीकैप में भी अभी एक मूव आई है। चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो अब आपको मूव दिखा रहे हैं, अच्छा एक्शन आ रहा है। बिल्कुल, आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सेठी साहब, बिगुल के साथ किया जाए उनका स्वागत। सेठी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर क्या है इरादा, और सबसे पहले सुबह आपकी कॉल आज आईटीसी की कमाल करती हुई दिख रही, 390 के टारगेट के आसपास पहुंची भी है, उसके लिए भी बधाई। बताएं सर आज क्या इरादा है? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी, सुबह पिक ऑफ द डे में आईटीसी रेकमेंड किया था और आज का वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स है आईटीसी, तो टारगेट अचीव हो गए। अनिल जी जो आज दो स्टॉक्स हैं, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं जिनमें खरीदारी करनी है। जो पहला स्टॉक है अनिल जी वो उसी सेक्टर से है जिसकी अभी चर्चा हो रही थी, होटल वाला सेक्टर। अभी वरुण डिटेल रिपोर्ट दे रहे थे, होटल सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है और आज पूरा सेक्टर फोकस में है। और यहाँ से आज मैंने पिक किया है EIH, ईस्ट इंडिया होटल को, जो अभी 162 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। ये कंपनी, ये होटल ओबेरॉय और ट्राइडेंट जो होटल चेन है उसको ओन करती है। मतलब भारत में अगर लग्जरी ब्रांड्स, लग्जरी होटल्स की बात करेंगे तो ताज के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांड यही है। अराउंड 33 होटल्स हैं इनकी इन 15 लोकेशंस विथ अराउंड 5000 रूम्स। और अभी वरुण बता भी रहे थे कि जिस तरह के होटल के ऑक्यूपेंसी लेवल्स है, जिस तरह के एवरेज रूम रेट इनको मिल रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। जो दिखने को भी मिला है, दिसंबर क्वार्टर के जो नतीजे हैं बहुत ही दमदार थे। 134 करोड़ का पैट आया जो पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में 42 करोड़ का पैट था, और सितंबर क्वार्टर, इस साल के सितंबर क्वार्टर में 22 करोड़ के सामने 134 करोड़ का पैट। बाकी कई सारे कारण है जिसके कारण होटल इंडस्ट्री अच्छा कर रही है। लेजर ट्रैवल चल रहा है, बिजनेस ट्रैवल है, G20 समिट, IPL, और सबसे बड़ी बात है वेडिंग सीजन बहुत स्ट्रांग है। और आजकल तो अनिल जी उल्टा होता है, लोग बाग शादी की डेट के हिसाब से होटल नहीं खोजते, होटल में जब अवेलेबिलिटी होती है उस दिन शादी की डेट निकालते हैं। इस तरह की डिमांड है होटल्स की। ऐसा तो फिर हाँ बिल्कुल अनिल जी। मुहूर्त का क्या होता है फिर? मुहूर्त की इंपोर्टेंस खत्म? अनिल जी 4-5 मुहूर्त देखते हैं, और आजकल कई लोग तो मुहूर्त भी नहीं देखते हैं, जो थोड़े ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं वो तो मुहूर्त भी नहीं देखते हैं। जिस दिन होटल अवेलेबल है चलो उस दिन शादी कर देंगे। ओके, मतलब गजब है ये तो, मतलब मामला है। जब मिल जाए वेन्यू ठीक ठाक मिल जाए कर लो। और अगर सेठी साहब बोले तो सही बोल रहे हैं। उल्टा हो गया, मतलब पहले आप डेट करते थे फिर वेन्यू करते थे, अब वेन्यू देखते हो फिर डेट निकाल रहे। ऐसा और भी किसी का अनुभव है इस तरह की शादियां अटेंड करने का? जरा पैनल पे और कंफर्मेशन ले लें, चैनल चेक। कुणाल जी, बंसल जी, ये सब लोग बहुत शादियों में जाते आते रहते हैं, क्या ऐसा हो रहा है आजकल? जी कुणाल जी, क्या पहले मतलब वेन्यू फिक्स किया जाए फिर डेट? अनिल जी एक और चलन मैंने देखा है अनिल जी ट्रेडर्स के बीच में कि F&O एक्सपायरी वाले दिन लोग शादी नहीं करते अनिल जी, क्योंकि उनके कोई मित्र भी नहीं आते, तो इसलिए अनिल जी F&O एक्सपायरी के आसपास भी शादियां कम हो रही। 3:30 के बाद तो कर ही सकते हैं। अच्छा, मूड खराब हो जाता होगा ऐसा? अगर मार्केट खराब है फिर पता चला शादी करने का मूड नहीं है। मूड अनिल जी। अच्छा जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, बिल्कुल जो सेठी साहब कह रहे हैं अनिल जी ऐसा हो रहा है, बट बेसिक अनिल जी देखा जाता है कि साया कैसा है, तारा ना डूबा हो अनिल जी, और उसके बाद होटल की अवेलेबिलिटी, और अनिल जी उसमें भी प्रेफर किया जाता है अनिल जी पंजाब के अंदर
कि भैया दिन जो है ना सैटरडे वैटरडे का, अनिल जी आप वो दिन चले गए कि शनिवार को कई लोग शुभ नहीं मानते थे, तो लोग वीकेंड को अनिल जी प्रेफर करते हैं, बट बेसिक तो देखते हैं दिन को अनिल जी आगे पीछे कर लेते हैं, बट तारा वारा ना डूबा हो, सीजन चल रहा हो शादी का। अच्छा। ये नहीं है कि अनिल जी वेन्यू देखा और बिना सीजन पे शादी कर ली अनिल जी। अच्छा, तो मतलब कुणाल जी वाले तो बिल्कुल बिना मुहूर्त वाले हैं। हाँ। बंसल जी वाले अभी भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। चलिए बढ़िया। तो सेठी साहब आपकी रिसर्च सही साबित हुई कि आजकल होटल्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से शादी की तारीखें तय हो रही है। बताएं सर, EIH के लिए आपका टारगेट क्या है? और बिल्कुल अनिल जी, ये जो डिस्कशन हुआ इसका सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ आपको पता चल गया होगा, जिसको अब ये काम पड़ने वाला है एक्चुअली कि डेट्स कैसे फाइनल करनी है। आपके बगल में ही बैठे हैं दीपांशु। तो हेलो, हाँ दिख रहे सर, वही स्क्रीन पर दिख रहे, मैं नहीं दिख रहा। मेरे बिल्कुल। तो अनिल जी ये अच्छा करना चाहिए मुझे लगता है। और इसमें अनिल जी एक खास बात और है कि दो बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स, एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अराउंड 18.83% स्टेक ओन करता है, और ITC जिनकी खुद की होटल का कारोबार है वो भी अराउंड 13.7% स्टेक ओन करती है। मुझे लगता है ये स्टॉक अब अपने रिसेंट हाइट से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, दमदार परफॉर्मेंस रहा है, यहाँ पे वापस से अब चलना चाहिए। 175 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 158 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, 158 का स्टॉप लॉस, 175 का टारगेट। बताएं सर दूसरी पिक। दूसरा स्टॉक अनिल जी एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, स्टॉक का नाम है जमुना ऑटो, जो कि एक मार्केट लीडर है ऑटो सस्पेंशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में। लीफ और पैराबोलिक स्प्रिंग्स बनाती है, जो कि जितने भी मेजर कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कैटर करती है। बहुत ही मार्की क्लाइंट लिस्ट है। फिर एक टेक्निकल टाई अप भी है, कोई यूके की कंपनी है टिंसले ब्रिज लिमिटेड, उनके साथ टेक्निकल टाई अप है। जबरदस्त फंडामेंटल्स है, अच्छे रिटर्न रेशियोज, क्लोज टू 20% की रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27%। फिर डेट इक्विटी रेशियो भी 0.26 का एक बहुत ही लो डेट कंपनी है। और दिसंबर तिमाही भी अच्छी थी, 41 करोड़ का पैट था, पिछले साल 37 करोड़ का पैट था। FIS DIS भी इन्वेस्टेड है, अराउंड 20% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें ICICI प्रू है, L&T है, UTI है, इन्वेस्को है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहाँ से अच्छा करना चाहिए, एक अच्छे लेवल्स पे आया है। ये जो रिसेंट मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा करेक्शन हुआ पिछले कुछ दिनों में, तो स्टॉक के 103-4 के लेवल पे अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 115 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। 99 का स्टॉप लॉस रखना है। 99 का स्टॉप लॉस और 115 तक के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी जमुना ऑटो में। एक जमाने में सुमित जी को बहुत जमता था, आजकल सुमित जी आजकल आपको जमता नहीं है जमुना ऑटो, बहुत दिनों से बोला नहीं आपने। अनिल जी मार्केट तेजी में आएगा तब ये जमेगा, अभी ये मार्केट करेक्शन मोड में, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप सब गिर रहे हैं। अच्छा, मार्केट नहीं जम रहा है, ओके, स्टॉक का प्रॉब्लम नहीं, मार्केट का प्रॉब्लम है सुमित के लिए। ओके चलिए बढ़िया। कितना 70-75 रुपए में सुमित जी ने पिक किया था, फिर डबल डिजिट में भी लेकर काफी नीचे से पिक किया। सुमित जी को क्या जम रहा है पूछ तो लो। अभी क्या जम रहा है सुमित जी? कॉल आ रही है आपकी तरफ से, बिगुल बजाऊं सर? अभी हाँ, अगर अनिल जी का वो स्ट्रेटेजी हो गया तो बिगुल बजाइए। मेरा नहीं हुआ, लेकिन आपका पहले, मेरा तो होता रहेगा सर, क्या है सुमित जी के लिए पहले बिगुल। जी सुमित जी पहले आप। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। अनिल जी तो अभी मेरे पास सेल कॉल ही है, देखिए आप पहले भी आए तो भी मेरे पास सेल कॉल ही है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 526 रुपए स्पॉट लेवल्स। स्टॉक का नाम है GNFC। GNFC के अंदर यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। स्टॉक का स्ट्रक्चर वैसे भी वीक है, स्टॉक पिछले 3-4 दिनों से ऊपरी लेवल से दबाव दिखा रहा है और पिछले 3-4 महीनों के अंदर भी ऊपरी लेवल से दबाव दिखाया है। GNFC के अंदर यहाँ से नीचे में 514 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 508 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। GNFC में जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 534-535 के पास है। 535 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के GNFC में यहाँ पे CMB पे बिकवाली करे। नीचे में 514 का पहला टारगेट, 508 का दूसरा टारगेट। GNFC में करें बिकवाली, ये है राय आपके लिए सुमित जी की। और जैसे मैंने सुमित जी को कहा पहले आप वाली जो है ना वो लखनऊ की है, वो पहले आप लखनऊ के नवाब एक दूसरे को नजाकत में वैसा कहते हैं, उसमें खाली एक बार पहले आप करें तो उसमें वो मजा नहीं आता, कम से कम 2 बार होना चाहिए। पहले आप हाँ। तो पहले आप सुमित जी और पहले आप हिमांशु जी, बिल्कुल एक और हिटमैन हिमांशु, उसके बाद आएगी मेरी स्ट्रेटेजी। जी हिमांशु जी पहले आप। धन्यवाद अनिल जी। अनिल जी बिकवाली का ही स्टॉक है, ये भी एक कमजोर स्टॉक रहा है और मुझे लगता है इसमें एक फ्रेश डाउनसाइड आती हुई नजर आ सकती है। स्टॉक है जुबिलेंट फूड,
मार्च कॉन्ट्रैक्ट का फ्यूचर बेचना है 445 रुपए 50 पैसे, 446 रुपए के करंट लेवल्स हैं। 450 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पर मुझे लगता है कि 438 और 435 रुपए के दो टारगेट्स कल तक देखने को मिल सकते हैं। एक हेड एंड शोल्डर टॉप का ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया है। स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट लगातार डाउन ट्रेंड में रहा था, अपनी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को टेस्ट करके वापस से नीचे आने की तैयारी में है और मुझे लगता है कि यहाँ से जुबिलेंट फूड में गिरावट बढ़ते हुए नजर आ सकती है। यहाँ पर आपको गिरावट पड़ते हुए दिख सकती है सेल कॉल हिमांशु जी की वजह से। चलिए अब चलते हैं अनिल जी के पास उनकी मार्केट स्ट्रेटजी के लिए। सर एक्शन भरपूर है, नैस्डैक फ्यूचर्स थोड़ा आगे आ गया, रेस जो लगी हुई थी डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स के बीच में, अब नैस्डैक फ्यूचर्स आपको 1% ऊपर दिख रहा है, डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट ऊपर है। यूरोप की बात करें वहां पर भी तेजी बनी हुई है, कच्चा तेल भी थोड़ा ऊपर आया है कल 3% लुढ़कने के बाद, रुपया 10 पैसे मजबूत है। एशिया ऑफ कोर्स कमजोर था और हमारे बाजार थोड़ा फ्लैट इस समय दिख रहे हैं, तो ग्लोबल मार्केट्स को अभी भी अंडर परफॉर्म ही कर रहे हैं हम, हालांकि गिर नहीं रहे हैं इस समय। बताएं सर क्या करना है? डेटा ये बता रहे हैं दीप की 17,500 17,550 बचे हुए समय के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, 17,600 17,650 सप्लाई का काम करेगा। सो बेसिकली अभी तक जो डेटा दिख रहे हैं उससे ऐसा नहीं लग रहा कि 17,500 के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, और अभी तक जो डेटा है उससे ये भी नहीं लग रहा कि 17,600 के ऊपर क्लोज होने को तैयार है। तो निफ्टी शायद इसी रेंज में वक्त बिता देगा। अगर गलती से 17,500 के नीचे गया तो 50 पॉइंट, गलती से 17,600 के ऊपर निकला तो 50 पॉइंट, बट संभावना पूरी है कि इसी रेंज में आप 17,500 17,600 में वक्त बिता देंगे। जिस तरह की कॉल और पुट में पोजीशन बनी हुई है, निफ्टी एक्सपायरी इसके बीच में होने को करने को तैयार है। तो बड़ा मूव निफ्टी में न ऊपर न नीचे दिख रहा है एक्सपायरी के लिहाज से। बैंक निफ्टी 40,000 के आसपास है, 39,800 39,900 इस 100 पॉइंट की रेंज में आते आपको खरीदारी आ जाएगी। 40,100 40,200 की रेंज में आते आपको बिकवाली आती दिखेगी। और मजे की बात देखिए दीप, 40,000 के पुट और कॉल दोनों पर बराबर का ओपन इंटरेस्ट है और 66 लाख शेयरों के आसपास का है, तो वहीं पर आप ट्रेड कर रहे हैं। तो 40,000 के पुट और कॉल राइटर दोनों प्रीमियम कमाने के मूड में लगभग इसी के लेवल के आसपास की एक्सपायरी करके, फिर भी अगर डाउ फ्यूचर्स में कोई बड़ा मूव ऊपर या नीचे आ जाए, समझो 50 पॉइंट ही ऊपर रह जाए या 150 पॉइंट ऊपर हो जाए डाउ फ्यूचर्स, तो आप अगर खराब हुआ तो 39,800 39,900 इस रेंज में आकर सपोर्ट ले लेंगे। अच्छा हो गया तो 40,100 40,200 में आकर आप रुक जाएंगे। और ये प्योरली FNO डेटा जो बने हुए उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। सो ऐसा लग रहा है अब से लेकर एक्सपायरी तक बहुत बड़ा मूव देने की मूड में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों दिख तो नहीं रहे। एक ही कंडीशन में होगा बड़ा मूव, अगर डाउ फ्यूचर्स में आ जाए तो, अदरवाइज अगर डाउ फ्यूचर्स यही है तो आप बड़ा मूव नहीं देखेंगे। हमारे अपने एक्सपायरी के डेटा के बदम पर मूव आने की संभावना थोड़ी कम दिख रही है आज। थोड़ी कम है ना? कम दिख रही है नहीं, डेटा बहुत बैलेंस दोनों तरफ के बने हुए हैं वैसा, क्योंकि आप पोजिशनल डेटा देखेंगे ना तो मंदी की तरफ बने हुए हैं, आज के डेटा देखेंगे तो हल्के से तेजी की तरफ बने, और अब आखिरी मिनटों में आप जा रहे हैं तो न तेजी कर रहे हैं न मंदी कर रहे हैं, मतलब एक्सपायरी के दिन एकदम उसी लेवल पे आप सोचो, मंथली है वीकली नहीं है। तो इसलिए अब रहा सवाल फ्रेश पोजीशन बनाने का 320 पर। 320 पर कहाँ बंद होता है उस हिसाब से हम अगली सीरीज के लिए अगले हफ्ते के लिए फ्रेश पोजीशन बनाने का मूड बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब कल की एक्सपायरी कल ही देखेंगे नई एक्सपायरी में क्या रूल है, बट फिलहाल कोई ऐसे बड़ी रिकवरी नहीं है, रेंज में ही बाजार आपको रहने वाला है, ये आपको मूव है। अनिल जी एक और इंटरेस्टिंग खबर आई है, हम बात तो करते हैं लिकर स्टॉक्स की और वहाँ पर एक्शन भी होता है, बट एक बहुत ही दिग्गज पर्सनालिटी के रेडार पर लिकर काउंटर आया है। ये इंटरेस्टिंग चीज हुई, जरा इसके बारे में आपको बताते हैं, फिर आप भी अपना व्यू इस पर दीजिए। नुपुर है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। नुपुर, हुआ क्या है, कौन सी कंपनी है और क्या चल रहा है यहाँ पे? बिल्कुल, यूनाइटेड स्पिरिट्स की जो पेरेंट एंटिटी हेनिगन, वहाँ पे बिल गेट्स साहब ने 4.25% हिस्सेदारी खरीदी है। 7,500 करोड़ का ये ट्रांजैक्शन है। ये तो खबर थी, लेकिन मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ इस कंपनी के बारे में और इनके बारे में क्यों ये ट्रांजैक्शन हुआ है। 2018 में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें बियर इतना पसंद नहीं है, ऐसे कंजम्पशन वो बियर को ना पसंद करते, लेकिन उनका इंटरेस्ट जो है वो नॉन अल्कोहलिक जो कंजम्पशन प्रोडक्ट्स होते हैं, जो नॉन अल्कोहलिक बियर होती है, उनमें बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर उनकी होल्डिंग देखेंगे तो उनका इन्वेस्टमेंट कोको कोला में भी है और उसकी पेरेंट एंटिटी में भी है। अब इसके चलते इस हेनिगन कंपनी की बात करें तो इनका एक लार्ज चंक अब नॉन अल्कोहलिक बियर से आने लगा है और हेनिगन ये क्लेम कर
करने लगा है कि वो यूएस की सबसे बड़ी कंपनी है जब नॉन अल्कोहलिक बियर की सेगमेंट की बात आती है। तो अगर उसका मार्केट शेयर देखें तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। जो नॉन अल्कोहलिक बियर सेगमेंट है यूएस में हेनिकन का, वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है और जो ग्रोथ है पिछले कुछ सालों में वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट सामने आई है जहाँ पे निल्सन की रिपोर्ट है जहाँ पे ये कहा गया है कि नॉन अल्कोहलिक बियर जो है वो पिछले साल ये जो सेगमेंट है वो पिछले साल 20% से ज़्यादा ग्रो हुआ था। तो ग्रोथ बियर से ज़्यादा अब नॉन अल्कोहलिक बियर में भी दिख रही है। लोग हेल्दी ड्रिंक्स की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, इसीलिए शायद उनको ये स्टॉक अब पसंद आ रहा है। इनफैक्ट हेनिकन का स्टॉक चार्ट भी देखेंगे तो 52 वीक हाई पे अभी फिलहाल ट्रेड करा है। अब यूनाइटेड ब्रूअरी के साथ इसका क्या कनेक्शन है, तो इसकी हेनिकन की 27.5% इन्वेस्टमेंट है यूनाइटेड ब्रूअरीज में। इनफैक्ट यूनाइटेड ब्रूअरी का भी एक नॉन अल्कोहलिक प्रोडक्ट आता है रैटलेट, जो इंडियन मार्केट में भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो दोनों ही कंपनी के जो नॉन अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे, इसीलिए शायद ये स्टॉक अब उनके रडार पे आया है। तो कितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया इसमें? उन यूएस डॉलर में बात करेंगे तो करीबन $900 मिलियन का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो 7,500 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। 7,500 करोड़ का अनिल जी इन्वेस्टमेंट किया है हाइनेकन में, यूनाइटेड ब्रूअरीज की जो पेरेंट कंपनी है उसमें उन्होंने निवेश। बड़ी बात है। और खुद बियर उन्हें पसंद नहीं है, बट नॉन अल्कोहलिक सेगमेंट के लिए बियर कंपनी में पैसे डाले बिल गेट्स ने। नहीं तो बियर क्या नॉन अल्कोहलिक, मतलब वो भी बना रहे हैं, मतलब अच्छा अल्कोहलिक भी बना रहे हैं, वो नॉन अल्कोहलिक भी बना रहे हैं। अच्छा, उसे कह रहे हैं बियर, वो टेस्ट भी बियर टाइप रहता है बट वो अल्कोहल नहीं होती उसमें। एक मिनट, मैं आपकी बात नहीं मानता। एक मिनट, बंसल जी जो बोलेंगे वही फाइनल माना जाएगा इस मामले में। बंसल जी जो कुछ भी दीप कह रहे हैं वो सही है? अनिल जी बिल्कुल सही है जो दीप कह रहे हैं, बिल्कुल मैं उससे एग्री करता हूँ। अनिल जी मेरे में भी एक सिमिलैरिटी है बिल गेट्स वाली, कि मेरे को भी अनिल जी बियर बिल्कुल पसंद नहीं है अनिल जी। अरे वाह क्या बात है, वाह बंसल जी में बड़े होने के सारे लक्षण हैं एकदम, देख लीजिए इन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं। अच्छा बंसल जी, अच्छा जान दो बंसल जी अभी दूसरे फंडामेंटल विश्लेषण में ज़्यादा लगे हैं, इसलिए तकनीकी विश्लेषण में जरा श्रीकांत जी से ले लूँ एक बार यूनाइटेड ब्रूअरीज का। श्रीकांत जी जरा चार्ट्स खोलिए यूबीएल के, राय दीजिए अपनी, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, तो देखिए अगर यूबीएल या यूनाइटेड स्पिरिट्स की अगर बात करें तो इन सभी में एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेशन बना है, हायर लेवल्स पे काफी बड़ी सेलिंग हुई है और ये स्टॉक्स जो गिरे हैं वो वर्टिकली गिरे। तो मुझे लगता है कि शायद ये जो 1440-50 के करीब चल रहा है यूबीएल, ये अभी और शायद गिर सकता है, 1340-1350 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से अगर कोई भी अगर रिबाउंड अगर आता है तो मुझे लगता है कि वहां पे और कुछ हम पोजीशंस को कम कर सकते हैं। ये तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि अगर पोजीशंस है तो उसे कम कर दीजिए। ये स्टॉक आने वाले दिनों में या तो ये पूरे सेक्टर में हम आने वाले दिनों में और भी करेक्शन देख सकते हैं। ओके, थोड़ा और नीचे जा सकता है। शरद जी जरा आपकी राय दीजिए, क्या अभी पिछले 2 दिनों से बड़ी गर्मियों की चर्चा चल रही थी, वैसे तो आज फिर से सुबह सुबह ठंड लगने लगी थी दीप। हाँ, आज सुबह बेटर था थोड़ा, ये है ना। हाँ, आज सुबह वापस से ऐसा माहौल, मतलब पर दिन में बहुत मुश्किल है। सेंसेक्स निफ्टी की तरह हो गया मौसम एकदम बिल्कुल। बाय द वे गर्मियों के साथ इतनी बात की जा रही थी, लेकिन इसको किसी ने जोड़ के नहीं देखा कि गर्मियों के साथ इसकी डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी यूबीएल के प्रोडक्ट्स की। लेकिन स्टैंड अलोन, गर्मियों को अलग छोड़ दीजिए, क्या कुछ फंडामेंटली निवेश के मौके बनते हैं सर? यूबीएल कंपैरेटिवली थोड़ा एक्सपेंसिव ट्रेड करता है। मैं मैकडॉवेल वगैरह देख रहा था, वहाँ मुझे वैल्यूएशंस बेटर लग रही हैं। कुछ छोटी कंपनीज हैं, ग्लोबल स्पिरिट्स या रैडिको खैतान, वहाँ जिस तरीके का, रैडिको में खास करके जिस तरीके का कैपेक्स है उससे काफ़ी फ़ायदा उनको मिलना चाहिए, तो अर्निंग में ट्रैजेक्टरी में काफ़ी स्टीप ग्रोथ रह सकती है। कंपैरेटिवली मैकडॉवेल आज के दिन करीब फॉरवर्ड पे 37 या 36 टाइम पे मिल रहा है, तो वहाँ मुझे लगता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बेटर है। यूबीएल अभी भी फॉरवर्ड पे भी 60-70 टाइम ही ट्रेड कर रहा है, बट उससे नीचे को भी ट्रेड किया भी नहीं है पिछले 10-12 सालों। तो वहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है, बट कंटिन्यू कर सकता है। बट मेरा प्रेफरेंस होगा, अगर छोटे स्टॉक में आपको लेना है तो ग्लोबल स्पिरिट मुझे इन वैल्यूएशंस पे बेटर लगता है, और बड़े में अगर आपको लेना है तो कंपैरेटिवली मुझे लगता है मैकडॉवेल बेटर प्लेस्ड है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स बेटर प्लेस्ड है, बट यूनाइटेड ब्रूअरीज पर भी रखिए नजर। बिल गेट्स ने यूनाइटेड ब्रूअरीज में नहीं, हाइनेकन जो इनकी वन ऑफ द प्रमोटर कंपनीज है, करीब 27% हिस्सा है उसकी पेरेंट कंपनी में,
उन्होंने हिस्सा खरीदा है। करीब $900 मिलियन के शेयर्स उन्होंने खरीदारी करी है। तो ये काउंटर ट्रेडर पर हैं। फिर से थोड़ा फिसलते हुए दिख रहे हैं आपको बाजार। जो हल्की मूव आई थी अपवर्ड्स, वो अब ऊपर के लेवल्स पर सस्टेन नहीं कर रही है और प्रेशर यहाँ पर बन रहा है। अदानी ग्रुप शेयर्स पर वापस थोड़ी फ्रेश सेलिंग आपको आती हुई दिखी है। अदानी एंटरप्राइजेज आज थोड़ी वाइल्ड राइड पर रहा है, बीच में थोड़ी रिकवरी भी आई थी, अब वापस आपको फिसलते हुए दिख रहा है। कई दिनों से हमने हाईलाइट तो करा है किस तरह से यहाँ पर आपको बड़ा मार्केट कैप इरोजन देखा है। काफ़ी बड़ी गिरावट आई है अदानी एंटरप्राइजेज। पोर्ट्स देख लीजिए, अंबुजा, एसीसी और फिर जिनके जो कैश स्टॉक्स हैं वो तो ज़्यादातर आपको निचले सर्किट पर ही दिख रहे हैं। बट बाजार के नुकसान के साथ साथ LIC को भी यहाँ पर नुकसान होते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट इस पर एक अपडेट अरमान ने तैयार करा है। अरमान जरा बताइए, LIC की जो इन्वेस्टमेंट पोजीशन है अदानी पे, उसकी क्या इस समय पोजीशन है? जी, पहले जब हमने मैनेजमेंट से जब एक क्लैरिफिकेशन भी था कि उन्होंने चीज़ बताई थी कि अडानी ग्रुप में उनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 30,000 करोड़ का है। आज मार्केट दिन के दौरान जब अडानी के स्टॉक्स कहीं ज़्यादा नीचे थे तो वहाँ पर जो इनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी वो जो कॉस्ट है उससे नीचे आ चुकी थी। अगर आप 27 जनवरी की बात करें तब LIC के कुल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लगभग 56,000 करोड़ थी, जो कि अब गिरकर सिर्फ 33,000 करोड़ हो चुकी है। लगभग 40% के आपको दिखेगा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जो उनकी वैल्यू है वो कम होती हुई दिखी है। और दिन के दौरान ही अगर आप देखेंगे 12 बजे के आसपास, अगर आप 12 से 1 बजे के आसपास, ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है ये इनकी कॉस्ट से भी नीचे आ चुकी हुई थी। अगर आप इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स इनका वैल्यू कहाँ पर है, अडानी पोर्ट में है लगभग 11,000, अडानी इंटरप्राइज में लगभग 6,800, अडानी टोटल में 5,200, अंबुजा में 4,200, अडानी ट्रांसमिशन में 3,000 और ACC अडानी ग्रीन यहाँ पर भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो ओवरऑल क्योंकि यहाँ पर मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट आ रही है तो LIC के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी लगातार गिरती हुई जा रही है और आज दिन के दौरान उनकी जो कॉस्ट है उससे भी नीचे चली गई थी। तो ये है आपके लिए LIC की जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू, जितना पैसा लगाया उतनी कॉस्ट पे आ गया। अभी आप कॉस्ट पे आ गया, सारा प्रॉफिट या गेन्स जो थी, गेन्स प्रॉफिट गेन्स। याद है जब ये वाला मामला बाहर आया था तब LIC ने आकर स्टेटमेंट भी दिया था कि हमारा इतना पैसा लगाया 31,000 करोड़ के आसपास का, और उससे कहीं ज्यादा, लगभग डबल के आसपास उनका 56 हमारी मार्केट वैल्यू। सारे इन्वेस्टमेंट मिला के अब अनलेस अनटिल इन्होंने बेचा हो, वो तो पता नहीं। सर, वो जब आएगा तब आएगा पता। शेड्यूल नहीं, अगर बेच दिया हो तो अलग बात है, नहीं बेचा होगा तो मतलब 8 पार आ गए। और दिन के दौरान तो और 30,000 से ज़्यादा इनका इन्वेस्टमेंट तो उससे नीचे भी चले गए थे। वो अभी मार्केट रिकवर हुआ उसके साथ, मतलब 1,000-2,000 करोड़ तो ठीक है, ऊपर नीचे चलता रहेगा। 30,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में, बट कुल मिला के और 56,000 था सर जब रिपोर्ट आई थी तब उसके पास 57,000 करोड़ था वैल्यू। तब मार्केट वैल्यू 57,000 करोड़। तब मैनेजमेंट ने यही 30,000 करोड़ पे आके रहेगी कि हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30,000 है पर अभी तो वैल्यू उसकी 56,000 करोड़ है, तो वो अब गिर के 50% वैल्यू निकल गई बेसिकली और कॉस्ट पे आ गया। अब अगर यहाँ से शेयर और गिरेंगे तो LIC नुकसान में जाना शुरू हो जाएगा। जी सर, LIC इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स। जी सर। ओके, तो ये बड़ा डेवलपमेंट आप देख सकते हैं कि LIC के लिए भी अब मामला मुश्किल भरा हो रहा है। अदानी ग्रुप के शेयर की गिरावट थमती हुई नहीं दिख रही। अभी भी देखिए थी, आज भी देखिए अदानी इंटरप्राइजेज अभी भी 2% नीचे है। मतलब ये तो रुक ही नहीं रहा। बाकी फिर भी चलो ठीक है, थोड़े संभलने की कोशिश करते हुए दिखे, नहीं स्टॉक सारे के सारे कमज़ोर होते दिख रहे हैं। और इस बीच जी एंटरटेनमेंट को लेकर खबर आती हुई दिख रही। सुबह आपने ये खबर देखी भी थी कि जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ इंडसइंड बैंक NCLT में गया, लेकिन अब NCLT के मुंबई बेंच के आदेश के खिलाफ जी एंटरटेनमेंट ने, पुनीत गोयनका जी ने यहाँ पर NCLT में अर्जी दाखिल की है। आई थिंक निचले दिनों से स्टॉक में रिकवरी की एक बड़ी वजह यह है कि आप देखिए कि इसके जो ऑर्डर आया था NCLT की मुंबई बेंच का, उसके खिलाफ पुनीत गोयनका जी NCLT में गए हैं। ये खबर आती दिख रही। कुछ और डिटेल? पुनीत गोयनका साहब का स्टेटमेंट भी आया है सर, और वो कह रहे हैं कि जो NCLT का ऑर्डर है उनके खिलाफ एनक्लैट में उन्होंने अर्जी डाली है और फिलहाल जी एंटरटेनमेंट और मैनेजमेंट का पूरा फोकस है कि जल्द से जल्द जो मैक्स के साथ, सोनी मैक्स के साथ मर्जर हो रहा है वो टाइमली प्रोसेस की तरह पूरा किया जाए ताकि शेयर होल्डर्स और बाकी स्टेक होल्डर्स को भी वैल्यू डिलीवर की जाए। पुनीत गोयनका साहब ये भी कह रहे हैं कि जी डेट फ्री है और फाइनेंशियली मजबूत है और आगे जाकर वैल्यू क्रिएशन पर इनका फोकस बना रहेगा। तो मर्जर को पूरा करने के लिए उन्होंने कहा है कि इस समय उनका पूरा फोकस है और जो इंडसइंड बैंक की अर्जी थी NCLT पे जिस पर ऑर्डर भी आया था उसके खिलाफ अब NCLT यानी कि एपेलेट ट्रिब्यूनल एनक्लैट में इन्होंने अर्जी भी डाल दी है।
और क्लैरिफाई भी कर रहे हैं कि कंपनी उनकी तरफ से डेट फ्री भी है। अब देखते हैं आगे अगला कदम क्या आता है, बट जी की तरफ से अब एनक्लैट में अर्जी जा चुकी है, ये कॉन्फर्मेशन आ रहा है आपके लिए। स्टॉक भी रिकवर होते हुए दिख रहा है, सुबह की गिरावट के बाद अब थोड़ी रिकवरी दिख रही है, अभी भी 3-3.5% नीचे है, बट निचले स्तर से रिकवरी इसने दिखाई भी है। जी एंटरटेनमेंट, इस पर रखें आप नजर। ओके, नज़र है जी एंटरटेनमेंट पर, नज़र है कुछ और बाजार के पार्टिसिपेंट्स पर भी, और एक स्पेस जहां पर वीकनेस बनी हुई लगातार, आई थिंक आज तो थोड़ा एक्सपायरी रिलेटेड मूव भी है, बट जिस पर शरद जी से राय लेनी है। शरद जी, पेंट स्टॉक्स में क्या चल रहा है सर? कच्चा तेल हमने देखा है 90 का 80 हो गया, और यूजुअली जब कच्चा तेल ऐसे गिरता है तो पेंट स्टॉक्स में एक्शन आता है। अभी तो पेंट स्टॉक्स और भी गिर रहे हैं सर, और कल 3% गिरा है, बट आज एशियन पेंट्स देख लीजिए, बर्जो पेंट्स देख लीजिए, बाकी सब कमजोर हैं। आज सुबह हम एक्सो नोबल के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, उनका आउटलुक तो ठीक ठाक आया, बट लगातार प्रेशर क्या बना हुआ है सर इन पेंट काउंटर्स में? देखिए, मुझे लगता है कुछ तो नए जो इनकम्बेंट आने की एक टेंशन होती है, उसकी भी है कि ग्रासिम एक बड़ा प्लेयर बन के आएगा तो कंपटीशन कितना रहेगा। फ्लैट ऑन एज सच कोई बहुत अग्रेसिव डिमांड है नहीं, तो वो भी एक चक्कर है। तो मुझे लगता है वो एक मेजर ओवरहैंग है। और जो दूसरा सबसे बड़ा ओवरहैंग है कि ये ज़्यादातर स्टॉक्स 60-70 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड पे अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। ऊपर से देखने में लगता है कि काफ़ी करेक्ट हो गए, लेकिन जो पीक पे वैल्यूएशन थी वो लगभग 80-90 टाइम फॉरवर्ड थी। तो अभी इतना, या किसी किसी केस में एशियन पेंट्स एक टाइम पे 100 टाइम्स फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहा था। तो वो जो बाई एट एनी प्राइस की थ्योरी है अभी बाजार में चल नहीं रही है। बाजार में अलग अलग फेज पे अलग अलग थ्योरीज चलती हैं, और लगातार री रेटिंग होती रही इनकी। जो पी मल्टीपल्स में है, मेजर जो प्राइस मूवमेंट आया वो उसकी वजह से आया। अर्निंग्स ग्रोथ भी ठीक ठाक थी, 20-25%। तो अब जब तक ये कंपनीज वापस 20-25% की रेंज में नहीं ऑसिलेट करती हैं और ग्रोथ वापस ज़्यादा तगड़ी नहीं आती है, मुझे लगता है एट बेस्ट आपको यहाँ पे रेंज बाउंड सी मूवमेंट दिखेगी, जहाँ ये स्टॉक्स टाइम करेक्शन ज़्यादा बिताएंगे। प्राइस करेक्शन की तो मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो यूजुअली इन स्टॉक्स को बेचना नहीं चाहेंगे, तो दे विल कंटिन्यू टू होल्ड। बट आउट ऑफ द लॉट जो आप अभी बात कर रहे थे, मुझे लगता है वैल्यूएशन वाइज सबसे ज़्यादा कंफर्ट वहाँ पे आता है। दूसरा, एक छोटी कंपनी इस करेक्शन के बाद जो काफ़ी अच्छी लग रही है वो है इंडिगो पेंट्स। तो अगर आपको इस प्लेस में पोजीशन बनानी है तो फ्रंटलाइन नेम एशियन बर्जर तो नहीं, बट एक्सो नोबल थोड़ा बढ़ गया है, बट स्टिल मेरे को लगता है कि वहाँ पे अभी भी काफ़ी स्कोप है अपवर्ड मूवमेंट का, वैल्यूएशन कंफर्ट ज़्यादा है। और दूसरी छोटी कंपनी इंडिगो पेंट्स, वहाँ भी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल काफ़ी अच्छा रहना चाहिए। तो पोटेंशियल तो अच्छा है, बट फिलहाल कमजोरी बनी हुई है। एशियन पेंट्स 3% नीचे डेज लो पर ये काउंटर कारोबार कर रहा है इस समय। प्रेशर अब बना हुआ है, जरा इस पर भी नज़र रखिएगा। प्रेशर कुछ और काउंटर्स में भी आपको बने हुए दिख रहा है, कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिकवरी आ नहीं रही है। IRCTC, इस पर भी कमजोरी, अभी तो हम बात कर रहे थे ट्रैवल डिमांड को लेकर और होटल्स और बाकी सब डिमांड के लेकर, बट IRCTC में भी लगातार प्रेशर है, और ये सीरीज़ भी IRCTC के लिए आपको खराब ही होती हुई दिखिए। कोई ऐसी बड़ी मूव इस पूरी सीरीज़ में IRCTC में हमने देखी नहीं है। जरा श्रीकांत जी देखें, IRCTC का चार्ट 600 के लेवल तक आ गया। बिल्कुल, इनफैक्ट इसमें एक लगातार बिकवाली बनी है, और वैसे देखा जाए तो जो सेल ऑफ है वो ग्रेजुअल है। इनफैक्ट पिछले 1.5 या 2 महीने से वो एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, 680 और 600, और मुझे लगता है कि 600 के लेवल्स को ब्रेक करने के बाद शायद ये स्टॉक थोड़ा और गिर सकता है। लेकिन अगर इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखें तो मुझे लगता है कि ये एक बड़े सपोर्ट के काफी नजदीक जा रहा है। तो करंट लेवल से यस, मार्केट के साथ थोड़ा और वीकनेस हमें देखने मिल सकता है, लेकिन अगर इसमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स है तो उसे होल्ड करके रखें। हमें लगता है कि ये करेक्टिव फेज का एक लास्ट फेज है, और उस फेज के बाद इसमें एक बॉटमिंग फॉर्मेशन बन सकता है। तो करंट लेवल से पोजीशंस को होल्ड करके चलें। तो ये है IRCTC पर आपके लिए राय। अब खरीदारी के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया IRCTC। आखिरी मिनटों में थोड़ी सी कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है बाजार में, आप देख सकते हैं। तो हल्का सा नुकसान बढ़ रहा है। अब आप देखें दिन के लो पॉइंट की, लो तो नहीं कहेंगे, लेकिन निचले स्तरों की तरफ ही 17,500 की तरफ निफ्टी बढ़ता हुआ दिख रहा है। 37 अंक नीचे है। निफ्टी बैंक 27 अंक नीचे 40,000 के करीब है। 3 बजे जब हम प्रवेश कर रहे हैं आखिरी आधे घंटे में, तो संकेत अच्छे नहीं हैं, ये आप कह सकते हैं। आइए, लेकिन एक स्टॉक जो आज भरपूर एक्शन में, निफ्टी का टॉप गेनर भी आप कह सकते हैं निफ्टी में है ना, हाँ, गेल। वजह CLSA की तरफ से आई हुई एक दमदार रिपोर्ट। क्या कुछ कहा है CLSA ने ऐसा गेल के बारे में कि स्टॉक मजबूत ट्रेड करा है? वरुण बताने के लिए है तैयार। वरुण बताएं। तो अनिल जी, CLSA ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है। सबसे पहले तो लक्ष्य बता देता हूँ, 110 से बढ़ा के 125 का कर दिया है। अब ये क्यों किया है?
दरअसल CLSA मानता है कि गेल की तरफ से एक बहुत बड़ी टैरिफ हाइक जो है वो यहाँ पे आने वाली है। मिड मार्च के आसपास अगर आप देखेंगे तो ये टैरिफ हाइक जो है गेल की तरफ से आ जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इस कंपनी की जो नई गैस ट्रांसमिशन पाइपलाइंस है उसके लिए गेल ने जो अब आने वाले साल के लिए जो टैरिफ का प्रपोजल रखा है वो करंट टैरिफ से करीब 70% ज़्यादा है। जो करंट टैरिफ है वो करीब 40 रुपये प्रति MMBTU का है और गेल ने जो प्रपोजल रखा है वो करीब 68.5 के आसपास का है। अब ये इसलिए है क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा था कि किस तरह से नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ी, उसके चलते गेल के नतीजों पे इम्पैक्ट हुआ, जाहिर सी बात है पूरी तरह से पास थ्रू नहीं कर पाए, उसके कारण गेल ने प्रपोजल दिया है। हालांकि CLSA का मानना है कि बढ़ेंगे रेट्स लेकिन शायद 70% के आसपास नहीं बढ़ेंगे। इनका कहना है कि PNG, RBI और बाकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है उन्होंने कुछ चीज़ों पे तो मान लिया है लेकिन कुछ चीज़ों पे उनके तरफ से कंटेंशन है, वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं मानी जाएगी। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो भी अगर होता है तो गेल की तरफ से जो प्राइस हाइक होगा करीब करीब 40 से 50% तो होना ही है, ये CLSA कह रहा है। जो 40 रुपये प्रति MMBTU के आसपास की नई ट्रांसमिशन पाइप, अभी जो पुराने ट्रांसमिशन की रेट है वो बढ़ के करीब करीब 56 से 61 तक तो कम से कम जाएंगे। और अगर 56 के आसपास भी लिया तो इस कंपनी के EPS में करीब 14% के आसपास का अपग्रेड जो है वो CLSA ने किया है FY24 और FY25 के लिए। मार्च में PNG RB ने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कमेंट्स मंगाए हैं इसके ऊपर और 6 तारीख को एक ओपन हाउस आर्ग्यूमेंट है PNG RB की तरफ से, जिस दिन ये फिक्स हो जाएगा कि रेट्स कितने बढ़ने वाले हैं। CLSA मानता है कि कम से कम 40-50% तो बढ़ेंगे और उसके चलते एक बहुत बड़ी रीरेटिंग जो है वो गेल की हो सकती है। फिलहाल जो लक्ष्य इन्होंने दिया है 110 से बढ़ा के 125 का इसी वजह से किया हुआ है। ओके, गेल पर 110 से 125 तक का टारगेट आता हुआ आपके लिए और स्टॉक में इसी वजह से बढ़िया मजबूती भी आज के सेशन में बनती हुई दिख रही है। रेयरली आती है सर गेल में ऐसी मूव, बट अच्छी वाली मूव। आई थिंक स्टॉक स्प्लिट हुआ था उससे पहले एक बार। उसका एक रीजन भी है दीप, आजकल क्या है आइडियाज की बड़ी कमी है। हाँ, तो अगर किसी एक आध स्टॉक पे आइडिया है तो सब लोग उसी पे टूट पड़ते हो जाते हैं कि चलो कुछ तो आया, कहीं तो आया। नहीं तो क्या है, दिन भर में आप बैठे हैं, कोई खबर नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई न्यूज़ नहीं, मुश्किल से गिनती की 4-5 खबरें आती है, 2-3-4 रिपोर्ट आती है एक्शनेबल जो हो सकती है। तो ऐसे में अंडर ओन्ड लेस स्टॉक अगर कोई आ जाए गेल जैसा तो फिर लोगों को लगता है कि ठीक है। खाली ये तो बंसल जी का ही कमाल है कि एक दिन पहले इन्होंने पकड़ लिया, पिक ऑफ द डे, बाजार खुलने के पहले। आई एम श्योर बंसल जी को ये तो नहीं पता होगा कि CLSA की रिपोर्ट है। बंसल जी सुबह CLSA की रिपोर्ट का देख के फिर आपने डिसाइड किया है, पहले से डिसाइडेड था? नहीं अनिल जी, पहले से डिसाइडेड था। रिपोर्ट तो अनिल जी जब बैठते हैं उसके बाद पता चलता है, उस समय नहीं अनिल जी मालूम था मुझको। ये बात तो सही है, मैं भी सोचूं क्योंकि इतना जल्दी तो CLSA ने बंसल जी को देखकर ओह माय गॉड बंसल जी ऐसा क्लेम कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो ये है राय। हाँ जी, श्रीकांत जी की आई थिंक कॉल भी है। श्रीकांत जी के लिए बिगुल बजाते हैं BTS डबल टी का। बताएं श्रीकांत जी। तो दीपांशु देखिए, वैसे आईटी स्टॉक्स में एक वापस फ्रेश वीकनेस बना हुआ है और कई सारे आईटी स्टॉक्स में एक जो फॉर्मेशन बना हुआ है वो क्लियरली या तो डबल टॉप बना है या तो लोअर टॉप बना है और वो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को ब्रेक करते जा रहे हैं। इन्फोसिस अभी अगर आप देखें तो गिरते जा रहा है, लेकिन जो मेरा आज के लिए अभी जो मैंने एक स्टॉक निकाला है वो है HCL टेक्नोलॉजीज, जो करंट लेवल से 1090-1095 के करीब शॉर्ट करके चल सकते हैं। इसमें भी नेगेटिव डाइवर्जेंस था, एक लोअर टॉप बना है, स्विंग लो ब्रेक हुआ है और अगर ये स्टॉक अगर करेक्ट होता है तो यहाँ से कम 1040-1050 के लेवल्स दिखा सकता है। तो HCL टेक्नोलॉजीज को करंट लेवल से शॉर्ट करें और स्टॉप लॉस रखे 1105 रुपए का। तो 1105 के स्टॉप लॉस के साथ HCL टेक्नोलॉजीज को शॉर्ट करना है। वैसे पॉजिटिव टेरिटरी में बट गिरने के लिए तैयार है और बात करते करते 17500 के फिर नीचे आपको बाजार आते हुए दिख रहा है। तो पिछले कुछ मिनटों में सेलिंग प्रेशर आपने बाजार में आते हुए देखा है। आईटी की वीकनेस आई है, नो डाउट। इन्फोसिस भी हमने देखा, अभी फिसल है। अभी HCL टेक पर श्रीकांत जी की सेल कॉल आ रही है। वीकनेस कुछ ऑटो काउंटर्स में भी आई है। M&M ये भी फिसला है, आइशर मोटर्स ये भी फिसला है, मारुति और टाटा मोटर्स ये भी ऊपर से फिसलते हुए दिखे हैं। L&T में आपने वीकनेस बनती हुई देखी है। मैं पिछले 5-10 मिनट के एक्शन की बात कर रहा हूँ कि कहाँ से ये वीकनेस आ रही है।
इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस जैसे दिग्गज भी फिसले, आईटीसी भी ऊपर से थोड़ा फिसला है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक ये भी आपको गिरते हुए दिखे हैं। तो कुछ हैवी वेट्स में आपको पिछले कुछ मिनटों में गिरावट का प्रेशर बनते हुए दिखा है और बाजार भी अब फिसल रहा है 17,500 के नीचे या 17,500 के एग्जैक्ट लेवल पर अभी आपको निफ्टी दिख रहा है, तो वीकनेस वहां पर बन रही है। एचडीएफसी बैंक, सुमित जी एक बार जरा राय दें, 1600 के एग्जैक्ट लेवल पर है, एक्सपायरी इसके ऊपर होगी या नीचे सर? दीपांशु देखिए अभी भी मार्केट्स के अंदर दबाव है, सेलिंग प्रेशर है, तो मेरे को तो लग रहा है कि अभी और थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। एचडीएफसी बैंक का जहां तक सवाल है, स्टॉक के अंदर 1600 के लेवल ब्रेक हो सकते हैं और 1600 के नीचे के लेवल देखने को मिलने चाहिए। 1575 से लेके 1580 रुपए तक के लेवल एचडीएफसी बैंक में देखने को मिलने चाहिए, तो एक बार के लिए सेल साइड में रहना चाहिए। तो सेल साइड में ही रहिए। एचडीएफसी बैंक के यहाँ पर आपको गिरावट दिख रही है, थोड़ी थोड़ी रिकवरी आती है और फिर आपको प्रेशर बनते दिखता है। एक राय एलएनटी पर लेनी है शरद जी से। शरद जी वैसे तो ये पूरी सीरीज, एक तो बजट में हमने देखा इंफ्रा केपेक्स बढ़कर आया है, तो यहाँ पर रखिए नजर, सीमेंस पर रखिए नजर, यहाँ पर आपने एक्शन देखा है, एबीबी पर रखिए नजर, इस पर भी एक्शन देखा। एक बार एलएनटी के चार्ट पर राय लीजिए, फिर शरद जी उनसे सवाल पूछूंगा। हिमांशु जी एलएनटी देखें सर, आज का प्रेशर है, ये एक्सपायरी रिलेटेड मूव है, डिप पर खरीदारी का मौका बनता है या फिर थोड़ा और गिरने की संभावना है इसमें? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग काउंटर था और एक्सपायरी के जस्ट पहले जिस तरह से बाजार में दबाव देखने को मिला, इसमें भी मुझे लगता है कि पोजीशंस कटती हुई नजर आई हैं और रोल ओवर्स भी कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नोट पर देखने को नहीं मिल रहे। लेकिन हैविंग सेड दैट मेरा ऐसा मानना है कि 2150 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और जब तक ये स्टॉक 2150 को क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर रहा है, यहाँ पर तेजी की पोजीशन में बना रहा जा सकता है। 2150 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे तेजी की पोजीशन होल्ड की जा सकती है। फिलहाल फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। की सलाह नहीं है, ये है आपके लिए राय जहां तक एलएनटी का सवाल है। दिखते हैं स्टॉक वैसे थोड़ा कमजोर इस समय दिख भी रहा है। एक दो काउंटर्स हैं जहां पर रिवर्सल आया है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज देखिए, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी आपको खरीदारी आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट पिछले कुछ मिनटों में एक स्पाइक भी डिक्सन पर आते हुए दिखा है, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग काउंटर हो रहा है। अभी हम यूनाइटेड ब्रूअरीज की बात कर रहे थे, रैडिको खेतान ये भी एक और काउंटर है जिस पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट डेज हाई पर रैडिको खेतान ट्रेड कर रहा है। एक बार जरा इसके चार्ट पर भी राय ली जाए। कुणाल जी देखें सर, रैडिको खेतान 3% ऊपर 1135 का लेवल। देखिए बिल्कुल एक मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है और आप देखें हाल में जो ये हम करेक्शन देख रहे हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स में, यूनाइटेड ब्रूअरीज में, इसका भी कोई असर इस पर नहीं पड़ा है और मामूली सा करेक्शन हुआ स्टॉक में और आज वापस ट्रेंड रिजम्पशन है। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें। एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है, 1100 के नीचे एक स्टॉप लॉस रख लें अगर आपके पहले की पोजीशन है और मुझे लगता है कि 1200-1215 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो होल्ड करने की राय है। तो ये है आपके लिए रैडिको खेतान होल्ड करने की राय है, जिस पर एक अच्छी मूव आपको बनती हुई दिख रही है। हिंदुस्तान कॉपर भी आज थोड़े बाउंस बैक के मूड में है। वैसे ये सीरीज काफी खराब रही है हिंदुस्तान कॉपर के लिए, बट एक और कैश स्टॉक जिसमें अच्छी मूव आई है, इनफैक्ट थोड़ी देर पहले भी ये रेडार पर दिख रहा था, रेमंड। सुमित जी 7% का उछाल है, थोड़ी देर पहले 4.5% ऊपर था, अब 7% ऊपर दिख रहा है रेमंड। सर क्या चल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल दीपांशु आपने सही कहा, रेमंड के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बना है। रेमंड कल का हाई भी ब्रेक कर रहा है और इसके अंदर वॉल्यूम्स के साथ ये मूव देखने को मिल रहा है। तो रेमंड के अंदर ऐसा लग रहा है कि नीचे के अंदर इसने सपोर्ट लिया है। स्टॉक ने जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर जो सपोर्ट लिया है, जो दिखाई दे रहा है, वो है 1240-1250 के आसपास। और अभी यहाँ से इस बाउंस बैक के अंदर ऊपर में 1350 से लेके 1360 रुपए तक का मूव दिखाना चाहिए। 1350-1360 का लेवल जब ऊपर में तोड़ेगा तो इसके अंदर फ्रेश मोमेंटम बिल्डअप होगा, फिर 1400 प्लस के लेवल रेमंड में आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। फिलहाल अगर कोई भी डिप आता है 1290-1300 तक, तो उस डिप में खरीदारी करें। 1350 तक के लेवल रेमंड में ऊपर में देखने को मिलने चाहिए। तो रेमंड यहाँ पर आप रखिए नजर, अच्छे पोजिशनल टारगेट्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉक मूवमेंट में थोड़ा कैश स्टॉक्स पर ही फोकस करिए, वहां पर आपको एक्शन फिर भी होते हुए दिख रहा है। बट अनिल जी अभी हम होटल स्टॉक्स की बात कर रहे थे, कैसे जगह नहीं है, ऑक्यूपेंसी के लिए परेशानी हो रही है, लड़ाई हो रही है। ऑफिसेज में भी सर ऐसा ही हो रहा है। क्या बात कर, और ऐसे नॉर्मल ऑफिसेज में नहीं, बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज के ऑफिसेज में आजकल ऐसा हो रहा है, बैठने की जगह नहीं, बैठने की जगह नहीं है। इनफैक्ट ऑफिस सामने से आपको बोल रहा है कि 2 लोग अपनी जगह शेयर करेंगे, आपस में निपटा लो कैसे करना है, एक वर्क स्टेशन पे 2 लोग को काम करना पड़ेगा। क्या बात है, ऐसी बातें निकल कर, पहले आओ पहले पाओ। हाँ, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, आके झपट लिया तो वो ठीक है, वरना अच्छा। और ऑफिसेज में ऐसा हो रहा है, और बड़ी कंपनीज के ऑफिसेज में ऐसा हो रहा है। वाह, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। जगह नहीं है आपके पास। जरा समझते हैं इसका ये कौन सी कंपनी है और क्यों ऐसा कर रहे हैं। कुशल है हमारे साथ तैयार, कुशल बताइए। देखिए ये यहाँ पे जो सिनेरियो बन रहा है गूगल के लिए, वो कहीं ना कहीं
अब ये जता रहा है, गूगल कर रहा है ऐसा, गूगल कर रहा है ऐसा, ऐसी रिपोर्ट्स कह रही हैं। मतलब एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, बट रिपोर्ट्स ऐसे कह रही हैं कि यहाँ पर उन्होंने एक इंटरनल नोट फ्लोट किया है जिसके तहत जितने भी इनके क्लाउड यूनिट के एम्प्लॉयज़ हैं अगले तिमाही से यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर, यहाँ पर ये इन्होंने गाइडेंस दी है कि आपको अपना जो डेस्क स्पेस है उसको शेयर करना होगा। अगर यहाँ पर डेस्क स्पेस शेयरिंग का मतलब ये है कि ऑल्टरनेट डेज पर आप आना जाना कर सकते हैं, जैसे मंडे और वेंसडे या फिर ट्यूसडे और फ्राइडे। ये कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो डेस्क स्पेस शेयरिंग करने से आइडियली गूगल, आपको पता ही है कि जनवरी महीने में करीबन आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 11,000 एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर इन्होंने ले ऑफ किया था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब रियल एस्टेट एफिशिएंसी पर इनकी बड़ी नज़र है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने वर्क स्पेस के लिए जितनी बड़ी जगहें ली थी पहले, अब उनके रेंटल्स हो सकता है कि इनके ऊपर थोड़े से भारी पड़ रहे हों। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एटलीस्ट क्लाउड यूनिट जो है इनका यूएस में 5 बड़ी लोकेशंस जो इनकी है वहाँ पर ये नियम इन्होंने लागू करने का सोचा है। अब इसके तहत कुछ ऑब्वियसली बिल्डिंग्स जो हैं, जो एक्स्ट्रा वर्क स्पेसेस हैं, वो खाली होती हुई दिखेंगी, बट इनका रेंटल्स ये काफ़ी हद तक बच सकता है। और यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ का रीज़न दिया है कि यहाँ से जो रेंटल्स बचेगा वो एक क्लाउड यूनिट की ग्रोथ में लगाने वाले हैं। तो ये एक जो मॉडल ये लेकर आ रहे हैं हाइब्रिड वर्कफोर्स, वैसे भी हम आईटी का हम देखते ही हैं कि चाहे आप ऑफिस में बैठकर काम करें या फिर घर पे, कोविड के दौरान हमने देखा है कि जो प्रोडक्टिविटी रही है वो आईटी कंपनियों की इंटैक्ट रही है, रादर उससे भी हो सकता है कि बेटर परफॉर्मेंस भी काफ़ी कंपनियों ने दी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यही अगर मॉडल भारतीय आईटी कंपनियां भी आगे चलकर करती हैं तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी मार्जिन्स के लिहाज से तो अच्छा हो सकता है। नहीं, लेकिन एक चीज बताइए, मतलब ये गूगल खुद कह रहा है कि आप ऑफिस में आओ, गूगल यही कह रहे हैं, मतलब ऑल्टरनेट डेज आओ, आगे पीछे कर। एक दिन काम करना है कि घर से करना है? घर से करना है, मतलब जैसे काम नहीं करना है, एक दिन छुट्टी एक दिन काम, ऐसा नहीं है? नहीं वैसा नहीं, काम तो करना पड़ेगा। काम तो करना है। अच्छा, हमारे यहाँ अगर ऐसा हो जाए तो क्या करें? हाँ, मतलब हम तो होगा कैसे सर? हमारे तो बहुत लोग तैयार बैठे हैं इसके लिए। आप बोलो रोज ही घर से काम कर ले, जो हम ये फैसिलिटी नहीं दे रहे, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हफ्ते में या 2 हफ्ते में 1-2 बार तो ऐसी इस फैसिलिटी का आनंद ले लेते हैं। एंकरिंग के लिए ऐसा ना बोलते। हाँ, एंकरिंग की खाली ये एक बेकार प्रोफेशन है जिसमें ये आना पड़ेगा, करना पड़ता है, करना पड़ेगा। बाकी अगर रिसर्च में, डेस्क में, कहीं और दूसरी चीज में, तो आप ये एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपने वो किताब पढ़ी हुई है छुट्टी लेने के 1001 बहाने तो वो कर ही सकते हैं। आइए, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आती है, देखिए पहले उस पर चलते हैं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। शिपिंग कॉर्पोरेशन के कोर और नॉन कोर एसेट के डीमर्जर पर यहाँ पर मंजूरी दे दी। और आज सुबह ही हमारी ये बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर थी, तरुण ने आपके सामने रखी थी, और ये खबर आपके सामने सही साबित होती दिख रही है। देख लीजिए, ये खबर आपके सामने। एमसीए ने यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने शिपिंग कॉर्पोरेशन में जो कोर बिजनेस है और जो नॉन कोर बिजनेस है, दोनों को अलग किया जाएगा। नॉन कोर बिजनेस अलग से डीमर्ज हो जाएगा और वो फिर अलग से लिस्ट होगा। तो डीमर्जर की तरफ एक और कदम बढ़ाता हुआ एससीआई और स्टॉक मजबूत है। कुणाल जी देखेंगे चार्ट, देंगे अपनी राय। रिकमेंडेशन लिस्ट में भी लगातार रहा है कुणाल जी का। कुणाल जी बताएं सर। अनिल जी बिल्कुल, और हम लोग लगातार इस पर बुलिश रहे हैं, और आज भी सवेरे इसकी चर्चा हो रही थी, तभी मैं कह रहा था कि वापस 135-140 के भाव देखने को मिलेंगे। 127 का भाव हो चुका है, स्टॉक में एक ब्रेकआउट हुआ है और इसमें करेक्शन पूरा हो गया है। तो मुझे लगता है वापस 135-140 की रेंज में स्टॉक जाना चाहिए। जिनके पास है बिल्कुल बने रहें, और अगर आपने लंबी अवधि के नजरिए से निवेश किया है तो बिल्कुल बिना किसी चिंता के होल्ड करना चाहिए। है आपके लिए खबर पर मुहर लगती हुई दिख रही है। एसेंशियली एक बड़ा स्टेप हो गया है अब इसके विनिवेश प्रोसेस को लेकर, क्योंकि लगातार हमारी चर्चा भी रही है अनिल जी की कैसे ज़रूरी है अगर आप नॉन कोर एसेट्स को डीमर्ज करके अलग कंपनी कर देते हैं तो जो सामने वाला बायर है उसके लिए आसान हो जाता है कि अगर वो कोर एसेट्स में ही इंटरेस्टेड है तो वो खरीद सकता है। तो क्योंकि अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से आपको ये डीमर्जर की मंजूरी मिल चुकी है और कोर और नॉन कोर एसेट्स का डीमर्ज हो जाएगा, तो विनिवेश प्रक्रिया के लिए एक बड़ा कदम आपके सामने बनते हुए दिखता है। क्योंकि कई सारी और कंपनीज में भी हम देख रहे हैं सरकार यही रणनीति अपना रही है। और जैसे हमने देखा अभी फिलहाल एनएमडीसी के लिए भी अब एनएमडीसी स्टील सेपरेटली विनिवेश हो गया और उसके लिए बोलियां का प्रोसेस का कामकाज चल रहा है। बीईएमएल में भी हमने ऐसा होते हुए देखा है। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज एक सक्सेसफुल एग्जांपल है कैसे आप नॉन कोर एसेट्स को डीमर्ज करके सेपरेटली उसको कर सकते हैं। और अब शिपिंग कॉर्पोरेशन में भी ये बड़ा कदम दिख रहा है। तो एक तरह से एक बड़ा नेक्स्ट स्टेप जो होता है डीमर्जर के लिए वो आपके सामने आते हुए दिख रहा है।
और इसलिए शिपिंग कॉर्पोरेशन भी आपको मूव कर रहा है। 10-10.5% की मूव इस काउंटर में आपको आती हुई दिख रही है। ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस रिलेटेड भी कई सारे फैक्टर्स रहे हैं ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर, शिपिंग स्टॉक्स जिसकी वजह से फोकस में रहे थे, पर क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि ग्लोबली रेट्स थोड़े अब कम हो गए हैं, तो ये जो विनिवेश की प्रक्रिया है इस लेवल पर अगर होती है तो अच्छे वैल्यू क्रिएशन भी आपको आते हुए दिख सकता है। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन हमारे तो काफ़ी लंबे समय से रेडार पर भी है। 50-60 रुपए से, इनफैक्ट 30 रुपए से बात चल रही थी शिपिंग कॉर्पोरेशन की जब विनिवेश के लिए पहले हमारे रेडार पर आया था, और वहाँ से देखिए लगातार किस तरह की रैली इस काउंटर में बनी है। तो बड़ा कदम आज आपको आते हुए दिखाए शिपिंग कॉर्पोरेशन के विनिवेश को लेकर। चलिए, तो इस पर रहेगी नजर। कुछ और जो डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट्स हैं जल्दी से एक बार वहां पर भी देख लेते हैं। अगर आज BEML में कुछ एक्शन हो रहा है तो वहां पर भी एक बार नजर डाल देते हैं अगर कुछ मूव आ रही है, क्योंकि विनिवेश की एक खबर जब आती है तो बाकी स्टॉक्स पर रिएक्शन आता है। BEML पर इस समय आपको मूव नहीं दिख रहा है, बट आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं और स्ट्रैटेजी ले लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। सर, डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स दोनों हल्के हल्के ऊपर ही आपको दिख रहे हैं। कुछ ज़्यादा बड़ी मूव वहाँ पर आपको नहीं है इस समय, बट 100-125 अंकों की तेज़ी दिख रही थी, अब 80 अंकों की तेज़ी दिख रही है। यूरोप में भी ठीक ठाक एक्शन है, रुपया भी ठीक है, कच्चा तेल भी ठीक है। हमारे बाजार थोड़ा फिसल कर वापस फ्लैट ही हो गया, बहुत वॉलेटिल है, बट 17,500 और 40,000 ये दोनों लेवल्स स्क्रीन पर होल्ड कर रहे हैं। सर, क्या करके जाएं? खरीदारी करनी चाहिए। बड़े दिनों बाद, 5 दिनों के बाद अब मैं आज आपको कह रहा हूँ कि कल के लिए हल्की फुल्की खरीदारी, बहुत ज़्यादा ना खरीदें, थोड़ा बहुत छोटा मोटा खरीद कर जा सकते हो। उसकी वजह बताऊँ दीप, की निचले स्तरों के आसपास बंद हो रहे हैं। आप 17,500 से 17,600 की जो हमारी रेंज थी उसमें आप लोअर साइड पर बंद हो रहे हैं 17,500 पर। तो यहाँ पर ओवरनाइट पोजीशन के लिए रिस्क कम है। हेज करने के लिए आपको 17,300 का पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए, 17,300 का, और एक कंडीशन पर आपको खरीदना चाहिए कि 17,500 पर आप अभी ले रहे हैं। अगर 17,350, 17,400 की रेंज में कल सुबह मिलता है, थोड़ा समा और ऐड करेंगे और 17,300 के नीचे या तो स्टॉप लॉस रखेंगे या 17,300 का आज ही पुट खरीद के रखेंगे, ताकि अगर कोई बड़ा मूव आए किसी अननोन वजह से जो आपको हमें पता नहीं, और आ सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि अचानक से आपको पता चला डाउ 700 पॉइंट गिर गया कर गया, तो वो तो पता नहीं। तो अगर उसके हिसाब से आप 17,300 का पुट लेकर हेज कर लें, लेकिन इन लेवल पर हल्की फुल्की लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। थोड़ा अभी खरीदें, और अगर नीचे कल मिले मौका तो थोड़ा और, नहीं मिला तो जितना थोड़ा खरीदा उसी में प्रॉफिट बन जाए। ऊपर के टारगेट आपके 17,600 से 17,650 के मिनिमम होंगे, उसके बाद रिव्यू करेंगे। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 40,000 के आसपास आप बंद हो रहे हैं, यहाँ पर भी हल्की फुल्की खरीदारी की जा सकती है। और वैसे तो 39,800 ज़्यादा बेहतर लेवल है। एक ही कंडीशन पे करना है, या तो आप 39,500 का पुट ऑप्शन लेकर हेज कर लें 500 पॉइंट नीचे का, या फिर कल 39,500 आए तो थोड़ा और ऐड करें। बेहतर ये होगा कि आप पुट ले लें 39,500 का, तो बड़ी गिरावट के लिए आपकी पुट की हेजिंग होगी। यहाँ पर भी 40,200, 40,300 की रेंज पहली होगी, उसके बाद 40,500, 40,700 की रेंज तक के लिए एक 5 दिन तक लगातार गिरने के बाद, आज मंथली सीरीज खत्म होने के बाद जो कुछ भी पोजीशन थोड़ी और हल्की हो जाएगी। और अगर ग्लोबल मार्केट्स ने थोड़ा साथ दे दिया तो कल एक सुबह सुबह आपको BTST के तौर पर उछाल मिल सकता है। मिल सकता है उसके लिए मिल सकता है, क्योंकि एक तरफ से आपके कमजोर ट्रेडर्स की पोजीशन आज एक्सपायरी के साथ हल्की पोजीशन, FNO एक्सपायरी के बाद मार्केट थोड़े हल्के भी रहेंगे। और अगर ग्लोबल मार्केट का थोड़ा भी सपोर्ट आ गया तो कल आप एक बार थोड़ा ऊपर खुल सकते हैं। उस लिहाज से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेचने के बजाय खरीदने के फेवर में मुझे ठीक नज़र आता है, लेकिन ओवरबोट नहीं होना है, लिमिट में डिसिप्लिन से रिस्क मैनेजमेंट के साथ खरीदिए, और ये सोच के खरीदिए कि अगर गलत पड़ गया तो मैं ट्रेड कितना संभाल सकता हूँ, उस लिहाज से लीजिएगा। तो ये है आपके लिए राय इस समय LG की तरफ से। एक बाउंस आ सकता है, तो आपको अगर पोजीशन है तो हेज के साथ होल्ड कर सकते हैं। इतना थोड़ा सा रिस्क अगर आप चाहें तो इस समय आप ले सकते हैं। ये आपके लिए राय आ रही है अनिल जी की तरफ से। चलिए ठीक है, मूव स्टॉक स्पेसिफिक अनिल जी अब वो भी डाई डाउन होती हुई दिख रही है, जो थोड़ी हल्की फुल्की एक्शन आई थी वो गिर गया है। एक इंडिया बुल्स हाउसिंग पर वागले साहब की राय लेनी है। वागले साहब, क्योंकि एक्सपायरी है तो अब तो कोई रिस्क नहीं है इसका बैन में आने का, अब अगली सीरीज में देखेंगे आता है नहीं आता है, बट 100 के लेवल पर आ गया है सर, क्या वापस 100 के नीचे जाने की तैयारी में इंडिया बुल्स? जरा राय दें आज। दीपांशु, 90 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 100 के नीचे तो बिल्कुल जा सकता है ये माहौल में, लेकिन 90 ब्रेक होगा ये मुझे नहीं लगता। वहां पर बाइंग करने की सोचनी चाहिए, वहां से एक अच्छा खासा बाउंस बैक 20-25 रुपए का आ सकता है, तो 90 के आसपास के लेवल का ध्यान रखें। राय आपके लिए आईबुल हाउसिंग में अब भी नीचे की जगह है बाकी। आइए क्लोजिंग शो में आखिरी मिनटों की तरफ बढ़ रहे हैं।
बिगुल हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। अनिल जी, BTST करके जाना है हिंडाल्को में, जिसमें मुझे लगता है कि एक कल के सेशन में एक तेजी एक्सटेंड होती नजर आ सकती है, एटलीस्ट ओपनिंग में। 437.50 के आसपास के स्पॉट के लेवल्स हैं। 442 से लेके 445 रुपए तक के टारगेट्स के लिए हिंडाल्को में BTST करके चलने की सलाह है, और एक छोटा सा स्टॉप लॉस 435 रुपए के नीचे लगाकर यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। हिंडाल्को में करें खरीदारी, ये राय आपके लिए इस वक्त आती हुई। आइए कैश का ऑप्शन देने के लिए तैयार हैं जय ठक्कर। गुड आफ्टरनून जय, स्वागत है आपका। आप बताएं क्या ऑप्शन ट्रेड किया जाए इस वक्त? आई थिंक तब तक श्रीकांत जी से कॉल ले लेते हैं। श्रीकांत जी के बिगुल BTS BT का। बताएं श्रीकांत जी। बिल्कुल, तो देखिए दीपांशु, जितने भी महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के रिलेटेड स्टॉक्स है उनमें हमने एक काफी अच्छा फॉर्मेशन देखा है, काफी अच्छे रोलओवर्स भी है, और अगर डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी देखेंगे तो काफी अगर एवरेजेस को देखें तो बढ़ते जा रहे हैं, तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि इस ग्रुप में कुछ ना कुछ हलचल है और काफी सारे स्टॉक्स में परफॉर्मेंस हमें देखने मिलेगा। हमें लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस करंट लेवल से लॉन्ग करे, जो 257 258 के करीब ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक हमें लगता है कि वापस एक बार 270 272 के लेवल्स दिखा सकता है, तो करंट लेवल से M&M फाइनेंस को लॉन्ग करें, और स्टॉप लॉस अगर रखना है तो 250 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 250 का स्टॉप लॉस, 270-72 का टारगेट, M&M फाइनेंस खरीदे। आइए जय अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय बताइए आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन ट्रेड करने की है राय? गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी, एक्सपायरी 17,500 के ऊपर होने के डेफिनेटली पूरे चांसेस है, विच इज़ अ गुड साइन। 450 400 के लेवल्स इनफैक्ट हम नहीं सोच रहे थे कि टूटेंगे, और रेदर देन दैट 17,500 के ऊपर ही बंद हो रहा है, सो पॉसिबिलिटी है उसकी तो अच्छा है। एंड आई थिंक फॉर अ बाउंस बैक फर्दर ट्रेड किया जा सकता है अनिल जी। तो यहाँ पे मेरी सलाह अनिल जी है निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदने की, यू नो 2 मार्च की एक्सपायरी का अनिल जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक 17,700 तक का, 650-700 तक का मूव आपको आते हुए देखने मिल सकता है। तो 17,650 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो भी चल रहा है 73, इसको खरीदना है 73 पर अनिल जी। एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस जो होगा डाउन साइड में, वन कैन प्लेस इट एट 27, सो 73 पर खरीदे। 27 पर अनिल जी स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट इसका निकल कर आ रहा है 122 का, एंड सेकेंड टारगेट विल बी 145, सो 122 145, ये दो टारगेट्स के लिए आप 17,650 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन निफ्टी का खरीद सकते हैं 2 मार्च की एक्सपायरी का अनिल जी। 17,650-700 ये लेवल्स आपको बाउंस में देखने मिल सकते हैं। दो लेवल्स विल बी रियली एनर्जी क्रूशियल, उसके ऊपर जाता है तो ही फर्दर मूव आएगा, अदरवाइज वहाँ पे बाउंस अटक सकता है। तो एक बाउंस के लिए प्ले कर सकते हैं 17,650 अगले हफ्ते की 2 मार्च की एक्सपायरी का। ये है जय की तरफ से राय। थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम जय इंडेक्स लेवल पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बैंक निफ्टी पर भी रखे नजर, 40,000 के ऊपर ही क्लोजिंग के लिए तैयार है। इंडस टावर की जिससे अभी जो बात हुई थी, बढ़िया स्पाइक इस पर आ रहा है, अब 7% ऊपर आपको इंडस टावर्स दिख रहा है, तो आज जबरदस्त एक्शन में रहा है। ऑफकोर्स थोड़ा एक्सपायरी रिलेटेड मूव ही है, बट नॉनदलेस पॉजिटिविटी तो इस काउंटर ने दिखाई ही है। देखते हैं अब क्लोजिंग की तरफ यहाँ पर कैसी मूव आती है। NMDC भी थोड़ा एक्शन में है, एंड ऑफ ट्रेड थोड़ा पॉजिटिव ही क्लोज कर रहा है। श्रीकांत जी एक बार जरा NMDC का चार्ट देखें। रिसेंटली इस हफ्ते की शुरुआत में NMDC स्टील की लिस्टिंग हुई थी, उतार चढ़ाव इसमें काफी दिखा है, आज निचले सरों से अच्छी रिकवरी रही है NMDC में। काफी अच्छे सपोर्ट से ये टर्न बैक हुआ है। 114 115 के करीब मल्टीपल सपोर्ट्स बने हैं, और इन्हीं लेवल से कई बार इसने टर्न किया है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस 122 125 के लेवल्स दिखा सकता है, तो करंट लेवल से पोजीशंस होल्ड करें। करंट लेवल से पोजीशन होल्ड करें। चलें ग्लेनमार्क, इस पर भी रखिए नजर। सुमित जी आज सुबह खरीदारी की राय थी ग्लेनमार्क पर, अच्छा दिन रहा है ग्लेनमार्क के लिए, 450 के लेवल पर क्लोज हो रहा है। अगर सुबह ट्रेडिंग पोजीशन ली थी, कैरी फॉरवर्ड करना है, क्लोज करनी है पोजीशन, क्या करें? हिमांशु, आज का हाई लगा है 453.80 का, तो एक अच्छा मुनाफा मिला है। तो फिर भी अभी भी जिन्होंने ले रखा है वो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लगाए 445 के आसपास का, और कैरी कर सकते हैं। स्टॉक के अंदर यहाँ से 455 से लेके 460 तक का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। दीपांशु, एक बिगुल भी क्विक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट।
बताएं सर। दिपांशु, एक सेल कॉल ही रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 765 रुपए, 765। स्टॉक का नाम है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल के अंदर सेलिंग प्रेशर है। पिछले 5 से 6 दिनों में स्टॉक ने ऊपरी लेवल से दबाव दिखाया है। आज भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि अभी यहाँ से और नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा मार्केट में और गिरावट आया तो भारती एयरटेल यहाँ से 15 से 20 रुपए का फॉल दिखाएगा। 774, 775 ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है। 774 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के भारती एयरटेल में यहाँ पे सीएमबी में बिकवाली करे। नीचे के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 750 रुपए से लेके 745 रुपए तक के लेवल भारती एयरटेल में नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा भारती एयरटेल में। भारती एयरटेल पर सेल कॉल आ रही है, यहाँ पर आप यहाँ पर रखें नजर। चलिए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और एक्शन पहले हाफ में ज्यादा था, सेकंड हाफ में थोड़ा कम रहा है। सेकंड हाफ में ज्यादातर आप सीमित दायरे में ही थोड़ी वॉलिटिलिटी देख रहे थे। फर्स्ट हाफ में ऑफ कोर्स बड़ी मूव आई। एंड ऑफ ट्रेड 17,500 निफ्टी और 40,000 बैंक निफ्टी लग रहा है कि ये लेवल्स होल्ड कर देंगे। हिंडाल्को यहाँ पर एक अच्छा स्पाइक आया टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड। कोल इंडिया में मूव आई है, टाटा स्टील में मूव आई है। तो चुनिंदा कमोडिटी मेटल रिलेटेड प्लेज में एक्शन देखा है। जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसपी भी टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड स्पाइक कर रहे थे और एनएमडीसी में भी एक्शन देखा। तो कल मेटल्स पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। एक्सिस बैंक पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहा है। एसबीआई में आपने आज खरीदारी देखी है। आईटीसी लाइफ हाई आज इसने बनाया है काउंटर पर, रखिए इस पर नजर। कोटक बैंक, टेक महिंद्रा, सन फार्मा, मारुति, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, एचसीएल टेक, अपोलो हॉस्पिटल्स ये भी पॉजिटिव रहे। बट एशियन पेंट्स इस पर 3.25% का कट था। डिवीज लेबोरेटरी 0.25% नीचे रहा। एलएनटी में आपने 0.2% की गिरावट देखी है। टाइटन, एचडीएफसी लाइफ, इंडसइंड बैंक, अदानी एंटरप्राइजेस, बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल, टाटा कंज्यूमर, इन्फोसिस, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक और साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज इन जैसे दिग्गजों पर दबाव था, जिसलिए आप देख रहे हैं कि निफ्टी हल्की गिरावट के साथ क्लोज हो रहा है। वायदा कारोबार भरपूर एक्शन यहां पर भी था। इंडस टावर्स स्टार ऑफ द डे 7% ऊपर। गेल बंसी जी की पिक 3% ऊपर। इंडियन होटल्स इस पे खरीदारी। पॉलीकैब, इंडिया मार्ट, फेडरल, पेट्रोनेट, टोरेंट पावर, साथ ही कोफोर्ज, हनीवेल ऑटोमेशन, डिक्सन टेक, एमसीएक्स और स्टील अथॉरिटी यहां पर भी आपने पॉजिटिव रुझान देखा। गिरावट रही वोडाफोन आइडिया 5.5% का कट। एसेंशियली जो डेट टू इक्विटी कन्वर्जन का प्राइस था, जिस दिन डेट टू इक्विटी कन्वर्जन की खबर आई, वापस उसी प्राइस पर अभी आ चुका है। इंडिया बुल्स 100 के लेवल को डिफेंड कर लिया बट कमजोरी रही। आईआरसीटीसी, एस्कॉर्ट्स, जीएमआर एयरपोर्ट्स, जुबिलेंट फूड, एचडीएफसी एमसी, आईईएक्स, आईसीआईसीआई प्रू, वर्लपूल, पीआई इंडस्ट्रीज और पीवीआर यहाँ पर भी आपने कमजोरी देखी है। थोड़ी मिली जुली क्लोजिंग अनिल जी, बट एसेंशियली लगभग सपाट ही बंद हो रहे हैं। 2 लेवल्स जो बाजार होल्ड करते हुए दिख रहा है। इवेंटफुल फेब्रुअरी एक्सपायरी कम्स टू एन एंड सर फाइनली। तो ये है आपके लिए फरवरी सीरीज की ढीली ढाली सुस्त कमजोर एक्सपायरी। 17,525 के आसपास निफ्टी पर नुकसान के साथ बैंक निफ्टी थोड़ा सा हरी निशान में बंद होता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी भी फाइनल क्लोजिंग आएगी तो डीप थोड़ी नीचे आएगी, 40,000 के आसपास ही आने वाली है। बहुत ज़्यादा ऊपर आने की संभावनाएं हैं कम। डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स 84 पॉइंट ऊपर है। आइए बढ़ते आगे और हर बार की तरह इस गुरुवार भी आपका पसंदीदा शो बात दुनिया की लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए ढेर सारी दिलचस्प खबरें दुनिया के हर एक कोने से। पहले डालिए एक नज़र, फिर उसके बाद आ सकते हैं आपके लिए सवाल भी कि कौन सी स्टोरी सबसे ज़्यादा सबसे कम पसंद आई आपको। दुनिया के किस कोने में मिली खून चूसने वाली वैम्पायर मछली? हादसे के 111 साल बाद टाइटैनिक का शानदार वीडियो। अब अंतरिक्ष में पैदा हो पाएंगे इंसान के बच्चे। मरने के बाद फिर जिंदा होने के राज से उठा पर्दा। टिकटॉकर कैसे खा गया 1 करोड़ के चिप्स? देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। तो खून चूसने वाली मछली वैम्पायर के जैसी सारी स्टोरीज इंटरेस्टिंग है। आज तो बढ़िया स्टोरी। 111 साल पुराना जो टाइटैनिक डूबा था उसका वीडियो आया है। अंतरिक्ष में बच्चे। वाह। 1 करोड़ के चिप्स। हाँ, 1 करोड़ के चिप्स और मरने के बाद जिंदा होने का रहस्य का खुलासा। बताइए, किसी को कोई स्टोरी विशेष टिप्पणी पसंद आई हो तो जरा मुझे बताएं। जी सुमित जी। अरे जी, मार्केट का कम खून चूस रहा है जो एक और एक खून चूस रहा है।
अभी भी कितना बचा हुआ है आपका, ये तो देखो। ऐसा थोड़ी सारा खत्म हो गया। ब्लड डोनेशन कैंप तो रोज लगता है यहाँ पर मार्केट में, समझिए। 3:30 के बाद बनाए और सुबह 9:15 बजे आ जाए, डोनेट करके फिर चले जाए। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, सबसे पहले तो अनिल जी ये जो कहानी है कि मरने के बाद अनिल जी वापस कैसे जीवित हो, इसका रहस्य बताएंगे। तो अनिल जी एक इंसानों के लिए है या शेयर्स के लिए, ये देखना पड़ेगा अनिल जी। अगर शेयर्स के लिए है तो बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो कब के दिवंगत हो गए अनिल जी, वो सारे अगर जीवित हो गए तो कितना अच्छा रहेगा अनिल जी। तो एक तो ये बड़ी रुचि से देखेंगे, और दूसरा अनिल जी ये जो आखिरी वाली स्टोरी थी ये भी अनिल जी काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। 1 करोड़ के चिप्स अनिल जी, 1 करोड़ के चिप्स, जाहिर सी बात है पोटैटो चिप्स तो रहे नहीं होंगे, सिलिकन चिप्स खाए होंगे अनिल जी टिकटॉकर ने। टिकटॉकर्स तो कुछ भी कर सकते हैं अनिल जी। हाँ, मरने के बाद जिंदा वाला जो आप कह रहे हैं मार्केट का, वो तो बहुत इजी है। वो तो इजी है। हर एक्सपायरी पे रोल ओवर कर दो। अब नई सीरीज में जिंदा माने जाएंगे अगर आप रोल ओवर कर पाए तो। हाँ, तो ये तो बट दुनिया भर की ये बेहतरीन खबरें आपके लिए आज शाम हमारे विशेष शो बात दुनिया की में मिस मत करिएगा, शाम 4:26 पर। इसके अलावा माफ कीजिएगा, डीप फेक, इसने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी है। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को इससे जुड़े सभी कंटेंट हटाने और शिकायतों का सुलझाने के लिए कहा है। दरअसल डीप फेक भ्रामक खबरों को फैलाने में फेक न्यूज से भी 4 हाथ आगे की टेक्नोलॉजी है। फेक न्यूज तो बहुत ही छोटी है, और भी आगे की। इसे एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित डिजिटल वेपन माना जा रहा है, जिससे किसी की इमेज को डिफेम या ब्लैकमेल किया जा सकता है। आज शाम 6 बजे हम इसी पर करेंगे चर्चा, समझेंगे कि आखिर डीप फेक को क्यों डेमोक्रेसी के लिए खतरा माना जा रहा है, ये टेक्नोलॉजी कितनी घातक है, क्या इसमें कुछ पॉजिटिव भी है, और साथ ही बात करेंगे एक्सपर्ट से। हमारे साथ होंगे राहुल त्यागी साहब, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और को फाउंडर सेफ सिक्योरिटी। दीपिका सिंह होंगी हमारे साथ, सोशल मीडिया एक्सपर्ट और साइबर एक्सपर्ट। साथ ही आशुतोष श्रीवास्तव साहब होंगे हमारे साथ, साइबर लॉ एक्सपर्ट। इन तीनों से हम करेंगे बात डीप फेक की डरावनी दुनिया। ये विशेष शो मिस मत कीजिएगा, शाम 6:26 पर हम इनसे करेंगे मुलाकात। आइए बढ़ते आगे। शाम को 6 बजे, हाँ 5:56, जी हाँ। और वायु प्रदूषण हमारे फेफड़ों के साथ स्किन को भी खराब कर रहा है। हाल ही के दिनों में स्किन के मरीजों की संख्या 20 से 25%, 30% तक बढ़ गई है। आपको याद होगा कि 15 फरवरी को मुंबई दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बताया गया था। अब सवाल ये कि बढ़ते प्रदूषण में लोग अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखें, इसी पर होगा हमारा आज का कवर स्टोरी, पोल्यूशन का स्किन कनेक्शन। रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री में ज़रूर देखिएगा। ओके, तो ये है आज का विशेष कार्यक्रम। बाजार बंद होने के बाद का, बाजार हो चुके बंद। सुमित जी का लिफाफा लेवल 17,511 पर बंद हुआ है निफ्टी 43 अंकों के नुकसान के साथ। 59,600 पर बंद हुआ है सेंसेक्स 140 अंकों के नुकसान के साथ, और पूरे 5 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है निफ्टी बैंक। और अगर आपको 5 पॉइंट ऊपर बंद होने में मजा नहीं आ रहा हो, तो ये भी एक लिफाफा लेवल माना जा सकता है। 40,001 ये है लेवल जिस पर बंद हुआ है। 85 पॉइंट कंधे से कंधा मिलाकर डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स मजबूती बनाए रखने में है बरकरार। विदा लेने का वक्त इस हफ्ते के लिए आपसे लेंगे विदा। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और सुमित जी का। हाँ, इस सीरीज के लिए, हाँ, इस सीरीज माफ कीजिए, हफ्ता बोलिए, एक्सटेंडेड वीकेंड दे रहे। हाँ अच्छा, वीकली सीरीज नहीं, मंथली सीरीज है। हाँ, ले लें, दे दो, कर लेते हैं। ऐसा ना हो पाएगा, कल तो आना। कल आना। ऐसे मार्केट में आने का मन भी नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल नहीं। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे लगा कि हफ्ता का खाली वीक मंथली सीरीज। मैं तो खुश हो गया, मुझे लगा एक छुट्टी एक्स्ट्रा मिल जाएगी। अच्छा, छुट्टी का एक बड़ा चक्कर भी हो रहा है छुट्टी का। अरे वो होली की छुट्टी का कुछ चक्कर है, कब है होली? ट्यूसडे को आ रही थी, इसमें क्या? अरे होली का कुछ लाइफ में कंफ्यूजन है, बोले छुट्टी अलग दिन है और होली अलग दिन है, ऐसा कुछ हो रहा है। होली मंगलवार को है, छुट्टी बुधवार को है। अच्छा, ऐसा? हाँ, ओ ऐसा आप में से किसी को कुछ सुनने में आया? मार्केट हॉलीडे बुधवार को है, होली मंगलवार को। मुझे लगा गब्बर सिंह को पूछना पड़ेगा कब है। जी हिमांशु जी। जी अनिल जी, बिल्कुल यही बात है अनिल जी, छुट्टी ट्यूसडे की है और होली वेडनेसडे को है। हाँ, तो अपने दोनों दिन काम नहीं करना, आराम है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जी कुणाल जी बताएं सर।
अनिल जी देखिए, मैं तो ये कह रहा था कि आपने जिस अंदाज में पूछा कब है होली, अनिल जी हाँ। मुझे गब्बर सिंह की याद आ गई अनिल जी। हाँ तो गब्बर सिंह का अंदाज में ही पूछा था, बराबर याद है आपको। हाँ तो गब्बर ही पूछेगा कब है होली, मंगल को है बुध को है होली, तो मंगल को ही छुट्टी बुधवार हो जाएगी सर। है ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे? हाँ यही खेलेंगे ऑफिस में खेलेंगे और क्या, सब वो पुराने कपड़े पहन के आना भाई, अपने वाले कलर वाले लगाएंगे, वो वाला एकदम नए, कोई मतलब खाली ये फिल्मों में एकदम सफेद जग कपड़े पहन के आते हैं होली के दिन है, और रहते भी उनके हाँ ठीक। हाँ, बाकी तो अपने तो सब देखो पुराने ढूंढ के निकालते हैं उस दिन की जो आगे काम ना है। तो आप उस दिन अगर देखिए अगर कुछ एडजस्टमेंट हो गया और छुट्टी बुधवार की मंगलवार को शिफ्ट होगी तब तो ठीक, नहीं हुई तो शो तो करना पड़ेगा तो शो करना पड़ेगा। तो फिर आपको छूट होगी बंसल जी, कोई भी पुराने टाइट हो रहे हों छोटे कपड़े या एकदम मतलब जो आपको लगता हो आप डिस्कार्ड करने, वो आप आराम से पहन के आ सकते हैं, उस दिन ड्रेस कोड नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं बिल्कुल जो वाकई में आप मोहल्ले में होली खेलने जाते हैं वैसे मत पहन के आना, थोड़े से ठीक होनी चाहिए। जी 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 नहीं अनिल जी ये गलत फहमी अनिल जी, मैं तो नए कपड़े पहनता हूँ अनिल जी, नया कुर्ता पजामा पहन के अनिल जी होली खेलता हूँ। ओह कभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया? वाइट वो भी अनिल जी। हमें तो अलाउड ही नहीं है बंसल जी, बिल्कुल। चलिए अच्छा है, तो बंसल जी व्हाइट एंड व्हाइट रहेंगे तो कलर लगाने वालों को भी मजा आया, साफ सुथरे कपड़े हो तो खराब वाले पे लगा के भी क्या फायदा। चलिए विदा लेंगे आप सभी से, मुझे और दीप को इजाजत दीजिए।